11 सितंबर दिल्ली में 7 देश मिले थे, नेपाल और वन कंट्री, और मकसद यही था 3D फ्री सोसाइटी। मतलब सोसाइटी फ्री ऑफ डिजीज, ये बात तो समझ आती है, सोसाइटी फ्री ऑफ ड्रग्स, बिना दवाई की, और सबसे इम्पोर्टेंट आप बोलना चाह रहे हैं सोसाइटी फ्री ऑफ डॉक्टर्स, यानी कि हमारा भी कोई काम नहीं है अब। तो मुझे खास खुशी है आज यहाँ आके, उस खुशी का एक कारण है। हमारे सेंटर अलग अलग देशों में है, वियतनाम में है, मलेशिया में है, सिंगापुर में है, स्विट्जरलैंड में है, भारत में कई शहरों में सेंटर हैं, हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन नेपाल में आके, पहले भी मैं आया हूँ आज से 8 साल पहले काठमांडू, तब भी आया था और आज भी, मुझे खास खुशी है। और खुशी की वजह ये है, जब मैं छोटा था, स्कूल में जाता था, तो मेरे पिताजी ने मेरा एक और नाम रखा था, वो नाम था नेपाली। तो उनको ऐसा लगता था, शायद अभी लगता है कि मैं नेपाली आप जैसा दिखता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती थी जब कोई मुझे नेपाली बुलाता था। और जब मैं कॉलेज में गया, मैंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की, वहाँ पे एक फॉरेन कोटा भी होता था। फॉरेन कोटा मतलब आउट ऑफ कंट्री के लोगों को भी, उनमें से बहुत सारे नेपाल से भी आते थे। तो जब प्रोफेसर का पहला दिन होता था हमारे क्लास में, और ऐसे देख के मेरी तरफ जाके, वो यू आर फ्रॉम फॉरेन कोटा फ्रॉम नेपाल, तो ऐसा था। तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं नेपाल के लिए ज़्यादा पढ़ा हूँ, इंडिया के लिए थोड़ा कम बना हूँ। तो बल्कि मैं आज अपने सही जगह पे हूँ। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जिससे शुरुआत करेंगे, और वही बात से हम खत्म करेंगे, कि अगर किसी को ये लगता है कि बीमारी को खत्म करने के लिए कोई दवाई की जरूरत है, या दवाई किसी भी बीमारी को खत्म कर सकती है, दवाई अगर आपको लगता है किसी भी बीमारी को खत्म कर सकती है, तो आप जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा मेडिसिन है जो किसी भी बीमारी को पूरा तो छोड़िए, थोड़ा बहुत भी खत्म कर देती हो? अगर ऐसा है तो उस बीमारी का, उस दवाई का नाम आप सोचिए, वो अपने पास लिखिए। मेरी नज़र में ऐसी कोई मेडिसिन अभी तक आविष्कार नहीं हुई है जो किसी भी बीमारी को थोड़ा भी ठीक कर पाए। जब भी हमारा मेडिकल कॉन्फ्रेंस होता है, जहाँ से डॉक्टर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वहाँ यही सवाल पूछता हूँ सभी से, यू गिव मी वन मेडिसिन विच कैन क्योर एनी डिजीज, और वो साइलेंस में ही जाता है, कभी कोई आंसर नहीं मिला। इसको समझते हैं पहले, कि पहले दवाई क्यों नहीं आपको ठीक कर सकती, व्हाई द मेडिसिन कैन नॉट क्योर। क्या आपको लगता है कि डायबिटीज की दवा डायबिटीज को ठीक कर सकती है? या क्या ऐसा हुआ है पूरे दुनिया में कोई भी एक ऐसा इंसान जो डायबिटीज की दवा खाने के बाद डायबिटीज से ठीक हो गया हो? इवन अ सिंगल पर्सन इन द होल वर्ल्ड, कोई भी एक ऐसा इंसान पूरे दुनिया में जो ब्लड प्रेशर की दवाई खा के ब्लड प्रेशर ठीक हो गया हो, हार्ट की दवा खा के हार्ट डिजीज चली गई हो, या वहीं पे हॉल्ट हो गया हो और बदतर नहीं हुआ हो, कम से कम और ज्यादा खराब नहीं हुआ हो हालत? तो कोई भी ऐसी दवा, फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस की दवा, क्या वो ट्यूबरकुलोसिस को ठीक कर देती है? बट एट व्हाट कॉस्ट? जब वो ठीक कर रही होती है, वो 4 बीमारी को और ले आती है, वो ज्यादा डेंजरस होता है बेसिक बीमारी ट्यूबरकुलोसिस से। तो मेडिसिन कैन नॉट क्योर डिजीज। अगर आप सोचते हैं कि दवा लेने से हम ठीक हो जाएंगे, तो वो दिन कभी नहीं आने वाला। तो इसको थोड़ा समझते हैं कि हम ठीक कैसे हो सकते हैं, फिर हाउ वी कैन बी क्योर। अब देखिए, आप में से जो लोग कोई भी दवा ले रहे हैं, डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की, हार्ट डिजीज की, ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो चल के जब ऊपर आते हैं सीढ़ियाँ चढ़ के एंजाइना, दर्द होता होगा, ऐसे लोग होंगे। कोई ऐसा होगा जो बहुत थक जाते होंगे, कोई ऐसा होगा जब इस तरह से खड़े रहते हैं तो पैर में खून जम जाना, स्वेलिंग हो जाना, किडनी के पेशेंट होंगे। ऐसे पेशेंट होंगे जो इंसुलिन पे हैं, ऐसे पेशेंट होंगे जो डायलिसिस पे हैं,
ऐसे पेशेंट होंगे जिनको बोला कि अब ट्रांसप्लांट करा लो, कोई किडनी और नया देख लो। तो आज के इस लेक्चर का मकसद ये है कि आप कुछ ऐसा ले जाएं कि आप खुद ही अपना डॉक्टर बन पाए। इसमें जो भी मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत ना हो, जरूरी भी नहीं। जहां पे आपको शक हो, सहमत ना हो, डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ क्वेश्चंस, आप उस डाउट को, उस सवाल को अपने पास नोट कर लीजिए। मेरे लेक्चर के बाद आप जितना चाहे सवाल पूछिए। अगर मैंने आपको कन्विंस कर दिया तो आप उसको मानिए, कन्विंस नहीं किया तो नहीं मानिए। ये डिबेट है। सच क्या है ये समझना है। आपने भी अपना एक्सपीरियंस किया एज ए पेशेंट, और कुछ लोग ने एज ए डॉक्टर, कुछ लोग ने एज ए हेल्थ वर्कर। तो आपका भी इतने सालों का एक्सपीरियंस है, आपने भी अपनी बॉडी का एक्सपीरियंस किया है। तो आपका एक्सपीरियंस और जो मैं बताने वाला हूँ, देखते हैं वो कहाँ मिलती है। हमारे पिछले 10 सालों में सबसे पहले तो हमारा काम इंडिया में रहा। इंडिया में अगर आप देखते हैं 8.8% डायबिटीज पेशेंट, ऐसा बोलते हैं। ज्यादातर भारत में जो डायबिटीज पेशेंट है वो मोटे हैं। लोगों को ऐसा लगने लगा कि मोटापा से डायबिटीज आता होगा, क्योंकि ज्यादातर जो बोलता है मुझे डायबिटीज है वो मोटा भी होता है। छोटे बच्चों में डायबिटीज बहुत ज्यादा है इंडिया में। स्मॉल किड्स, 10% डायबिटीज पेशेंट छोटे बच्चे ही, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज टाइप 1। करीब 7 साल पहले वियतनाम में हमारे सेंटर खुले। वियतनाम में डायबिटीज का प्रेवलेंस 5.5%। वियतनाम में अजीब बात है, जो डायबिटीज के पेशेंट वो सारे पतले हैं। वहां ये लगता है कि डायबिटीज का कोई पतला हो जाएगा तो डायबिटीज हो सकता है, और वहां छोटे बच्चों में डायबिटीज थोड़ा कम है। फिर हमारा तीसरा सेंटर 5 साल पहले खुला मलेशिया में। मलेशिया में इसका डबल, करीब 15% डायबिटीज की पेशेंट। खासियत यह है कि वहां 2 तरह के पेशेंट हैं, मोटे डायबिटीज के पेशेंट, पतले डायबिटीज के पेशेंट, दोनों तरह के वहां। तो आप देखिए वैरायटी कितनी सारी है। हर देश का एक अपना अनुभव या अपनी समझ है। अब डायबिटीज के नाम पे कुछ दवाइयां आती है। अगर कोई भी किसी का भी डायबिटीज से कभी भी सामना पड़ा है, व्हाट इज डायबिटीज, एक लाइन में समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए आज का ये हॉल ही काफी है। आपने ध्यान दिया आज हॉल में क्या हुआ, अभी भी क्या हो रहा है। पहले आप लोग आ गए, आप भी आ गए, मैं भी आ गया। उसके बाद फिर लैपटॉप लगा, उसके बाद फिर प्रोजेक्टर लगा। होना क्या चाहिए था, आप कहने से पहले ही लग जाना चाहिए। फिर हुआ क्या, इसका उल्टा। उससे क्या हुआ, 10 मिनट आप लोग बैठे रहे, वेट करते रहे, कब लगेगा, शुरू होगा, है ना ऐसा। ये डायबिटीज है। कैसे, और शुरू हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। जब आप खाना खाते हैं, वो जो कोई भी खाना खाएं आप दुनिया का, हर खाने में शुगर होता है। ऐसा कोई खाना नहीं है जिसमें शुगर नहीं है, और शुगर कोई बुरी चीज नहीं है। इस वक्त आप जिंदा हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको बोल पा रहा हूँ, हमारे पास एनर्जी है। एनर्जी का प्राइमरी सोर्स शुगर है, तो शुगर तो हमारे लिए अच्छा है, और हर खाने में शुगर होता है, एनर्जी होती है। जब आप खाना खाते हैं तो शुगर होता है उसमें, वो आपके पेट के माध्यम से ब्लड में चला जाता है वो शुगर, और ब्लड क्या करता है, वो शुगर को फटाफट हर सेल में लेके जाता है, और सेल उसको पकाता है, उसे जलाता है, उसको कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में। तो ये तो हो गया नॉर्मल। अब डायबिटीज पेशेंट में क्या होता है, वो भी खाना खाता है, वो भी खाने में शुगर है, और वो शुगर स्टमक से ब्लड में जाता है। अब ब्लड उसको लेके जाता है सेल्स के पास, लेकिन सेल्स के दरवाजे बंद है। तो खाना, वो शुगर सेल्स के दरवाजे के बाहर उसी तरह से इंतजार करते हैं जिस तरह से आप लैपटॉप प्रोजेक्टर के लगने का इंतजार कर रहे थे। फिर थोड़ी देर में वो दरवाजे का चाबी ताला खुलता है, इंसुलिन आता है, जो कि पहले आ जाना चाहिए था। एक बात समझिए, सिर्फ एक काम करेंगे, मैं अगले 1 घंटे में जो बताने जा रहा हूँ उसमें से कुछ भी मत कीजिए। सिर्फ एक काम करेंगे, ओनली वन थिंग, उससे 2 चीज तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। आप दिमाग में डाल दीजिए कि 7 PM के बाद
कुछ भी नहीं खाना, जो भी खा रहे वही खाइए, जो भी कर रहे वही कर कीजिए। मैंने कुछ बदले नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना बोला 7 PM के बाद कुछ नहीं खाना, अगले दिन ही खाना। ये एक नियम जैसे ही आप इंक्लूड करेंगे आप हैरान हो जाएंगे, तीसरे चौथे दिन आपका ब्लड शुगर अपने आप ही नीचे आने लगेगा। आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आपको वो दवा छोड़ना पड़ेगा मजबूरी में, नहीं तो ब्लड शुगर विल बी टू लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? टाइमिंग, टाइमिंग का मैच करना। आपके ब्रेन को ऑलरेडी पता है कि 7 बजे के बाद खाना नहीं आने वाला, तो वो तैयारी बॉडी में उस प्रकार का ब्रेन करके रखता है। जिस तरह से हमें श्यामलाल जी को पता था कि आप लोग 10 बजे आ जाएंगे, तो ये लोग कब आए? 7 बजे आके आप सारी तैयारी पहले ही कर लिया। अगर श्यामलाल जी को पता ही नहीं होता आप कब कब आएंगे तो तैयारी नहीं हो पाती। सिमिलरली अगर आपके ब्रेन को पता चल जाए कि ये इंसान 7 बजे के बाद कुछ खाता ही नहीं है और सुबह 7 बजे उठ के खाना शुरू कर देता है, तो जब 7 बजे उठेंगे उससे 1 घंटे पहले आपका ब्रेन सारे दरवाजे खोल के रखेगा, और जैसे ही आप खाना खाएंगे वो ब्लड से एक इमीडिएटली सेल्स में जाएगा और आपका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं। तो आप समझिए शुगर का प्रॉब्लम इज फर्स्ट विद द टाइमिंग, टाइमिंग से प्रॉब्लम है। तो टाइम अगर आपने निर्धारित कर दिया कि रोज सुबह 7 बजे मैं खाना खाता हूं, तो ब्रेन श्यामलाल जी की तरह 7 से भी 2 घंटे पहले 5 बजे से अपनी सारी तैयारी करके रखेगा, सारे दरवाजे खोल के रखेगा। और आप होता क्या कि इस लाइफस्टाइल में कभी मन किया तो रात के 12 बजे भी खा लिया, हाँ, तो अब जो ऑर्गेनाइजर है वो कंफ्यूज होता है, 12 बजे खा लिया, फिर सारे घूमते हैं, फिर वो इंसुलिन आता है, वो चाबी खोलता है, फिर तब तक वो शुगर ब्लड नहीं रहता है, और तब जब चेक करेंगे तो ब्लड का शुगर ज्यादा ही मिलेगा ना। सो दिस इज ब्लड शुगर। तो ब्लड शुगर की जो प्रॉब्लम है वो इट इज मोर अबाउट टाइमिंग, राइट? क्या खा रहे हैं, कब, कितना खा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? वी चेंज द टाइमिंग। जब हमने टाइमिंग चेंज कर दिया तो दरवाजे जब खुल गए तो ब्लड में शुगर, बाकी न्यूट्रिशन उतना ही रहेगा जितना बहुत जरूरी है। तो ब्लड का जो प्रेशर है वो प्रेशर भी कम रहेगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए टाइमिंग कुछ पता नहीं, श्यामलाल जी को नहीं पता कब आने वाले, तो ये जो दरवाजा है बंद रहेगा खुला रहेगा? सब बंद है। अब जब बहुत भीड़ आ जाएगी तो आप क्या करेंगे? धक्का मारेंगे उसको खोलने के लिए। तो जब शुगर अटका रहता है तो बॉडी भी प्रेशर को बढ़ा देती है ताकि धक्का मार के शुगर को भेजो तो सही अंदर, है ना? तो ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर आर इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। तो आप अपने बॉडी को अगर सरप्राइज ना दें ज्यादा, अगर आप एक रूटीन बना लें, एवरी डे यू ईट विद द ब्रैकेट ऑफ 12 आवर्स, 12 घंटे खाएंगे हम 7 AM to 7 PM। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या खाना क्या नहीं खाना, मैं ये मानता चल रहा जो खा रहे हैं वही खाइए। 12 घंटे यू ईट और 12 घंटे आप फास्टिंग में, 7 PM टू नेक्स्ट डे 7 AM कुछ नहीं खाना। उस 12 घंटे में कुछ भी नहीं खाना, पानी पी सकते हैं। वो जो 12 घंटे है आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स, हार्ट है, लंग्स है, क्या वो स्विच ऑन है या सब सो गए हैं? वो तो चल ही रहा है। इस मतलब कॉन्टिन्यूसली उसको तो एनर्जी चाहिए ना, उसको तो ताकत चाहिए। आपने नहीं खाया, अब वो कहां से ताकत लाएगा? वेरी इंटरेस्टिंग, आपके बॉडी में इंक्लूडिंग मेरे बॉडी में स्टोन बनता है, ट्यूमर बनता है, फिस्टुला बनता है, पॉलिप्स बनते हैं। ये सारे जो नाम मैंने लिए ये आपको लगता है डरावने नाम है, डिजीज के नाम है, सिस्ट, पॉलिप, ट्यूमर, स्टोन, ये सब एक बीमारी नहीं है। ये बॉडी क्या करता है, इमरजेंसी के लिए स्टॉक करके रखता है। स्टॉक कैसे? आप स्टोन किसी का है, किडनी स्टोन, स्टोन निकालिए, उसको आप लैब में दीजिए, भाई स्टोन के अंदर क्या था? उसमें पोटेशियम होगा, सोडियम होगा, कोलेस्ट्रॉल भी होगा, कैल्शियम भी होगा। ये क्या है मिनरल? ये वही मिनरल है जो अपनी बॉडी को चाहिए, राइट? तो
रहे हैं तो बॉडी वो 12 घंटे में खाना कहां से लेगा? स्टोन को ब्रेक कर देगा, डिसॉल्व करेगा, उसमें से वो लेके यूटिलाइज करेगा। ट्यूमर को काटने लगेगा, उसके अंदर से न्यूट्रिशन यूटिलाइज कर लेगा। एक तो स्टोन से बीजा छूट गया, ट्यूमर से बीजा छूट गया, और बॉडी को भी न्यूट्रिशन मिल गया। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब आप ऊपर से खाना नहीं खा रहे हैं, जब बॉडी को आप फास्टिंग मोड में रख रहे हैं 12 घंटे के लिए, कम से कम। और अगर 12 घंटे के लिए फास्टिंग पे रखेंगे रोज, तो ये इंश्योर हो गया कि बॉडी में कभी भी स्टोन ट्यूमर एक हद से ज्यादा बड़ा बन ही नहीं सकता, क्योंकि जिस रफ्तार से वो बन रहा है उसी रफ्तार से आप उसको ब्रेक भी तो कर रहे हैं, यूटिलाइज भी तो कर रहे हैं। लेकिन हम में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे, अभी कुछ मत डिस्ट्रीब्यूट कीजिए प्लीज, अभी सारे अभी कुछ मत कीजिए, अभी जस्ट बैठिए, ये सब पहले करना था। तो जो स्टोन है, जो ट्यूमर है, वो बॉडी में बनता है। अभी भी अगर मैं अपना भी स्कैन करूंगा तो ट्यूमर स्टोन सब होगा। इसे मेडिकल भाषा में बोलते हैं इंसिडेंटोलोमास, इंसिडेंटोलोमास। तो ये कोई भयानक चीज नहीं है, ये तो बॉडी बनाता है और बॉडी इसको डिसॉल्व भी करता है। भयानक तब है जब ये बनता जाता है, बड़ा होता जाता है, बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती। वो कब है? वो तब है जब आप फास्टिंग मोड में नहीं रहते। 12 बजे भी रात को खाना खा रहे हैं, सुबह 5 बजे भी खा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं। मतलब 12 घंटे का गैप देना इंपॉर्टेंट है फास्टिंग एवरी डे। सिर्फ इतना करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कम खाओ, मैं तो बोल रहा ज्यादा खाओ, लेकिन खाने का टाइम निर्धारित करो। यू फिक्स अ टाइम फॉर ईटिंग, 7 AM to 7 PM, इतना ही। जो खा रहे हैं, जो अच्छा लगता है वही खाओ टाइमिंग के साथ। तो जब टाइमिंग परफेक्ट कर लेंगे तो बॉडी अपने आप रेगुलराइज हो जाएगी। दिस इज व्हाट वी कॉल एज ऑटोफेजी। ऑटोफेजी इकलौता ऐसा मेडिकल साइंस है जिसपे 3 बार नोबेल प्राइज मिला है। किसी और मेडिकल साइंस पे 3 बार नोबेल प्राइज नहीं मिला। मतलब ये कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट साइंस है बॉडी का, कि आपकी दवा क्या है? आपका दवा है फास्टिंग। और फास्टिंग ऐसे नहीं कि भूखा बनना है, उतना ही खाना रोज जितना खाते हैं। सिर्फ 12 घंटे बिना खाए रहना है, पानी पी सकते हैं, रेयरली कभी खा लिया रख पाते हैं, बट मेक इट अ हैबिट। जब तो हम रेगुलर रूटीन में हैं, घर में ही हैं, तो क्यों ना हम 7 o'clock से पहले डिनर फिक्स कर लें। सो दैट विल प्रिवेंट डिजीज, पहली बात। और जिसको बीमारी ऑलरेडी हो गई है, इट विल क्योर डिजीज। मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ प्रिवेंट करेगा, मैं ये बात कर रहा हूँ अगर हो गया है सेकेंड स्टेज कैंसर, थर्ड स्टेज कैंसर, फोर्थ स्टेज कैंसर, किडनी फेलियर, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स, वो ठीक होने लगेगा। सो यानी कि यहाँ पे मेडिसिन क्या रहा? फास्टिंग इज द मेडिसिन। इसको फास्टिंग बोलना भी ठीक नहीं कि 12 घंटे अगर नहीं भी खा चले थोड़ा फास्टिंग लगाओ, क्योंकि भूख तो नहीं लग रही, आप पहले इतना खा चुके और बॉडी भी अंडरस्टैंड कर लेगी और आपको अच्छा लगेगा, यू फील लाइक। आपके बॉडी में अगर कहीं पे कोई एक्सेस फैट है, आपने देखा होगा कुछ लोग पतले होते हैं लेकिन पेट उनका ज्यादा मोटा होता है ना, तो उनको मोटाई बोलेगी। जहां जहां एक्सेस फैट है वहां से फैट जाना चाहिए। कई लोग बोलते हैं हमें वेट लूज करना है, बोलते हैं तो हड्डियों का वेट लूज करना है आपको, मसल का वेट लूज करना है आपको, तब बोलते नहीं, जहां पे एक्सेस फैट है वो लूज। वो कैसे होगा? वो भूखे रहने से नहीं होगा, कब खाऊं उससे नहीं होगा, वो टाइमिंग से होगा, करेक्ट टाइम पे खाना। इतनी छोटी सी बात है। कोई भी बीमारी हो, द फर्स्ट थिंग व्हिच यू कैन इम्प्लीमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक बात याद रखिए, सबूत मैं दूंगा अभी आपको कि दवाइयाँ, अगर बोलते हैं किसी को डायबिटीज है तो सबसे पहले दवाई मेटफॉर्मिन, सल्फोनिलुरियाज, ये इस तरह की दवाइयाँ हैं जो हर एक आदमी जो डायबिटीज का पेशेंट रहा हो वो इन सारी दवाइयों से उनका इंटरेक्शन होता है, रूबरू हो ही जाता है। तो ये जो दवाइयाँ हैं इसको खाने से आपका ब्लड शुगर कम हो जाता है, तो आपको लगता है कि चलो सब ठीक है। कभी आपने सोचा
ब्लड से शुगर कम तो हो गया, लेकिन वो शुगर मैजिकली गायब कहां हो गया? हम सिर्फ ब्लड का शुगर देख रहे हैं। होता क्या है कि ये दवाई ब्लड से शुगर को निकालती है और बॉडी में बहुत सारी ऐसी जगह है जो खाली पड़ी जगह वैक्यूम में, जहाँ पे जैसे जॉइंट्स के बीच में जो जगह है यहाँ पे खाली जगह है, आपके साइनस यहाँ खाली जगह है, ऐसे बॉडी में कई जगह खाली ब्रैकेट्स हैं। और ये दवाइयाँ आपका शुगर ब्लड से निकाल के उन खाली जगह में भर देगी। उससे क्या होगा? घुटनों में अगर भर देगी तो जब चलेंगे तो आपको दर्द होगा, जॉइंट पेन बोलते हैं, राइट? तो आपका ब्लड शुगर तो नॉर्मल हो रहा है, बट यू आर बिकमिंग अ पेशेंट ऑफ जॉइंट पेन। आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये जॉइंट पेन अचानक क्यों होने लगा 6 महीने 7 महीने बाद दवाई के लेने के बाद, ये कनेक्शन नहीं कोई बताएगा, राइट? आपके ब्लड का शुगर तो कम हो गया, लेकिन आपके बॉडी का शुगर उतना ही है, सेम है। जिस तरह से आपके आने से पहले यहाँ झाड़ू लगी, सब कुछ साफ दिख रहा है, लेकिन श्यामलाल जी ने चालाकी से क्या कर दिया, जितनी सारी गंदगी है उठा के कुर्सी के नीचे रख दिया। वहां तो नजर आएगा नहीं, आप देखेंगे वाह कितना अच्छा है, लेकिन जब बैठेंगे कुछ देर बाद आपको थोड़ी थोड़ी बदबू आएगी, तो आपको लगेगा गंदा है, कुछ कहाँ है ये नहीं पता चलता, नहीं गंदा तो है ना? तो ये दवाई वही करती है। जब आप ब्लड शुगर देखते हैं ग्लूकोज मीटर, वाह ब्लड शुगर नॉर्मल हो गया, दवाई काम करती है, लेकिन धीरे 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 आपके बॉडी में डिस्कम्फर्ट बढ़ने लगते हैं, आपको आर्थराइटिस का पेन होने लगता है, जॉइंट पेन होने लगता है, थकावट बढ़ने लगती है, राइट? तो आप कंफर्टेबल नहीं है, डिजीज है, सिक है, लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली ये कनेक्ट नहीं कर पाते कि भाई ये दवाई का साइड इफेक्ट है। जिस तरह से आप बैठे तो हैं, लग भी रहा है साफ है, लेकिन यार स्मेल कुछ खराब आ रही है, आप ये कनेक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये श्यामलाल जी की चालाकी है कि उन्होंने अंदर ही, बाहर कौन कूड़ा फेंके यही कौन देख रहा है ना? तो इस तरह से तो समझिए ये जो दवाई है, ये दवाई ब्लड शुगर को जरूर कम करती है, बॉडी शुगर को नहीं कम करती, वो डिपॉजिट करती है। और जब डिपॉजिट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, सबसे पहला ऑर्गन जो फेल होता है आंखें। आप देखें कैटरैक्ट है, ग्लूकोमा है, होता है ना उनको कम दिखाई देने लगता है, धुंधला दिखाई देने लगता है, लेकिन वो कनेक्ट करके नहीं देता। दूसरा जो होगा जॉइंट पेन, फिर तीसरा हार्ट डिजीज। क्यों? क्योंकि जहां भी जमा होगा वही वाला ऑर्गन, किडनी फेलियर। तो ये सारी चीजें जो आई हैं वो कौन लाया है? ये लाया है। अब एक सवाल आता है, जब ये ठीक ही नहीं कर रहा हमें, उल्टा और बीमार कर रहा है, तो हम ये दवाइयां मार्केट में है ही क्यों? ये दवाइयां जब आई 1960 से पहले आई पहली बात, तो तब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इस तरह की ट्रायल हुआ नहीं करती, तो कोई भी दवाई ऐसे ही लॉन्च हो जाता था, जो किसी डॉक्टर ने बोला, 2-4 लोगों ने बोला ब्लड शुगर को कम कर रहा है, दिख रहा है, तो विदाउट मच इन्वेस्टिगेशन ये लॉन्च हो जाती है। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल 1962 के बाद आया, 1962 में आया कि अब दवाई अगर कोई रिलीज होगी मार्केट में, पहले उसको रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करके देखेंगे। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का मतलब कि मान लो पूरे हॉल में सभी को हाई ब्लड शुगर है, तो आधों को दवाई दे दिया और आधों को दवाई की जगह दवाई जैसा दिखने वाला कोई यूं ही प्लेसेबो गोली दे दी। अब दोनों को 1 साल 2 साल तक वॉच करते रहे। 1 साल बाद 2 साल बाद देखते हैं कि जिनको असली दवाई दी उनकी हेल्थ कैसी है, जिनको नकली दवाई दी उनकी हेल्थ कैसी है। अगर असली वाले दवाई के लोगों की ज्यादा हेल्थ अच्छी है, तो यानी कि दवाई काम तो कर रही है कंपैरिजन टू गिविंग नो मेडिसिन और प्लेसेबो मेडिसिन। अब ये इसे कहते हैं रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। अब इसके आधार पे वो दवाई मार्केट में आई। तो खैर, तो ये डिसाइड हुआ कि भाई ये जो दवाई पहले भी आ गई है, कोई बात नहीं, अब इसका रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल कर लेते हैं, देख लेते हैं ये वाकई में फायदेमंद है या नुकसानदेह है। इसके कई सारे रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हुए और यूजीटीपी जो पहला रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हुआ, और उसके बाद कई सारे और ट्रायल आपके आंखों के सामने हैं। एकॉर्ड ट्रायल, एडवांस ट्रायल, यूटीपीटीएस ट्रायल और फिर बीएडीटी ट्रायल, वेटरन अफेयर डायबिटिक ट्रायल, राइट? तो ये सारे के सारे ट्रायल्स एक ही बात बोलते हैं
कि जो लोग दवा ले रहे थे उनमें मृत्यु ज़्यादा जल्दी हो जाती है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने दवाई ली थी हाई शुगर होने के बाद। मतलब ये कि हाई शुगर अच्छा नहीं होता है, श्योर है, लेकिन हाई शुगर में दवाई लेना और खराब होता है। ये मैं तो खैर बोल ही रहा हूँ, लेकिन ये एविडेंस ये एविडेंस है। तो आपको टेम्पररी लगेगा कि भाई चलो ब्लड शुगर घट रहा है, डॉक्टर भी बोल रहा है, सब लोग भी ले रहे हैं, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है? क्या आपका लक्ष्य सिर्फ ब्लड शुगर को ही कंट्रोल करना है, या हमारा लक्ष्य हमारे हेल्थ को अच्छा कर देना, हमारी लाइफ स्पैन को बढ़ा देना, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा देना? तो जब भी हम आंकड़ों में फंस जाते हैं कि नंबर जब तक 200 से नीचे नहीं आएगा, 100 से नीचे नहीं आएगा, तब तक मैं अपना हेल्थी नहीं मानूंगा, तो आप नंबर के चक्कर में फंस चुके हैं। हमारा जो डेफिनेशन है हेल्थ का वो ये होना चाहिए, क्या मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, क्या मेरे बॉडी में कहीं पेन है क्या, राइट, क्या मुझे वीकनेस तो नहीं हो रही है, नींद तो अच्छी आ रही है, कहीं पे कहीं दर्द वगैरह तो नहीं है। ये होना चाहिए डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, क्या सिक है या हेल्दी, ना कि ये कि हमारा नंबर क्या है। अब जो नंबर है, ये नंबर का खेल थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि इसकी हमें आदत पड़ गई है। हमारे पेशेंट्स को जब हम बोलते हैं कि ब्लड शुगर अगर 250 mg/dL से नीचे रहता है खाना खाने के 2 घंटे बाद, अपने आप नीचे इससे नीचे रहता है, तो समझ लीजिए कि आप सेफ जोन में हैं। इससे ऊपर रहेगा तो थोड़ी दिक्कत जरूरी है, लेकिन ऊपर रहेगा तो नीचे लाना है, लेकिन दवाई के साथ नहीं जाना। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं कि ब्लड शुगर ऊपर है तो उसको नीचे जरूर लाना है, लेकिन नीचे लाना नेचुरल तरीके से लाना है। उनमें से एक तरीका मैंने अभी तक बताया, वो क्या है? 7 AM to 7 PM खाना है, टाइमिंग। एक तरीका तो आपको मिल गया है, इस टाइमिंग वाले से ही 50 mg/dL का फर्क पड़ जाएगा। इस टाइम 3 दिन 4 दिन तो 5 दिन में फर्क पड़ जाएगा। तो ऐसे में कुछ तरीके बताऊंगा ताकि वो नीचे आए एट द एंड यू शुड फील हेल्थियर, एनर्जेटिक, दर्द वगैरह ना हो, है ना, साइमल्टेनियसली और कोई दिक्कत है तो वो भी ठीक हो जाए। तो मैंने आपको उदाहरण दिया, ये जो है ना, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक जितना बताया, इन सबको सबूत अगर आपको पढ़ने हैं, जो लोग बहुत डिटेल में जाना चाहते हैं, तो वो इस किताब में है। ये किताब अगर आपको पढ़ना है तो ये इसका वेबसाइट में फ्री डाउनलोड लिंक है। तो मतलब ये कि जो भी मैं आपको बताऊंगा आगे भी, सबूत भी साथ में आपको देता जाऊंगा, जो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब आते हैं सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाई और सबसे पुरानी दवाई, क्योंकि ये आपने खोला ही है 3D फ्री सोसाइटी, उनमें पहला भी तो ड्रग है, तो ड्रग की बात तो हमें करनी पड़ेगी। सबसे पुरानी दवाई वो है पैरासीटामोल, या फिर अलग अलग नाम से अलग अलग देश में आते हैं, फीवर को उतारने की दवाई, है ना, 200 साल पुरानी दवाई। तो ये दवाई पे पूरे दुनिया में कई सारे ट्रायल्स हुए। ट्रायल्स मतलब ये देखने के लिए क्या ये दवाई देने से फायदा है या नुकसान है। जब भी कभी किसी को बुखार होता है पूरे दुनिया में इंक्लूडिंग हियर, तो आप एक गोली दे देते हैं, फीवर उतारने, एंटीपायरेटिक दवाई जिसे बोलते हैं, और फीवर उतर जाता है, और इसलिए दिया जाता है। लेकिन अब इसमें रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए, ये सारे दुनिया के सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आपके आंखों के सामने ये मैं दिखाई रहा हूँ, मैंने सारे चित्र करके यहाँ डाल दिए हैं। मान लो 2 तरह के लोग, इनको आप सबको बुखार हो एक साथ, आधे लोग पैरासीटामोल लेते हैं, एंटीबायोटिक दवाई लेते हैं टेम्परेचर को घटाने के लिए, आधे लोग फीवर बहुत ज़्यादा है, बुखार तेज है, 102, 103, 104, 105 कुछ भी है, लेकिन आप लेते ही नहीं वो दवा, कोई भी दवा नहीं लेते, कुछ भी नहीं करते। ये देखा गया है बार बार, ये सारे ट्रायल के नतीजे कहते हैं जिन लोगों ने दवाई ली उनकी बीमारी लंबी चलती है, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 7 दिन, 8 दिन, राइट। इन कंपैरिजन में जिन्होंने नहीं लिया, उनका फीवर एक बार उतर गया तो दोबारा नहीं चढ़ता, राइट। तो और वो हम तो देखते ही अपने हॉस्पिटल्स में, लेकिन पूरी दुनिया के सारे ट्रायल्स भी यही कह रहे हैं। ये सारे ट्रायल्स का जो नतीजा है वो ये है, पैरासीटामोल इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ द लीवर फेलियर। दुनिया में आधे लीवर फेलियर के केसेस कम हो जाएंगे अगर ये दवाई कभी ना बिके तो। मोस्ट डेंजरस मेडिसिन का खिताब भी इसी दवाई को मिला हुआ है।
तो मतलब ये कभी भी बुखार होता है, वायरल फीवर होता है, तो एक काम बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको फीवर में डर के मारे दवाई लेनी है। फीवर, बुखार आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका दोस्त है। एक बात याद रखिए, बहुत ही सिंपल, दुनिया का कोई भी प्राणी ले लीजिए, सबसे ताकतवर प्राणी की दिमाग से होती है, शेर, हाथी, मगरमच्छ, कोई प्राणी का नाम ले लीजिए जो आपको लगता है कि सबसे खतरनाक प्राणी है या सबसे ताकतवर है। अगर किसी भी प्राणी का अगर आप ऑक्सीजन सप्लाई कट कर देंगे, क्या वो जिंदा रह पाएगा? वो कितना भी ताकतवर हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, नो ऑक्सीजन नो लाइफ, है ना? जिस प्रकार कोई भी प्राणी, लिविंग बींग्स, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जिंदा नहीं रह पाएगा, बड़े से बड़े जानवर, ठीक उसी प्रकार कोई भी वायरस और बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे जिंदा नहीं रह पाता। सिंपल। तो जैसे ही आपको वायरल हुआ, वायरल फीवर मतलब वायरस आ गया बॉडी में, तो बॉडी ने क्या किया, अपना टूल, अपना वेपन निकाला। वो क्या? आपके बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ा दिया, क्योंकि बढ़े हुए टेम्परेचर में बॉडी को पता है कि वायरस और बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह पाते, उनकी एक्टिविटी नहीं हो सकती, वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, वो डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं, वो टूटने लगते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो जब भी कभी आपको बुखार हो, तो बुखार आपका दोस्त है, वो आपका दुश्मन नहीं है। लेकिन अगर तब आपने इस तरह से दवाई लेके अपने टेम्परेचर को घटाने की कोशिश की और घटा दिया, तो जैसे ही टेम्परेचर घटेगा, वो जो वायरस है उसको मौका मिल जाएगा दोबारा से मल्टीप्लाई होने का। आप समझ रहे हैं, राइट? लेकिन वायरस बड़ा तेज है। आपको एक नाम पिछले 2 साल में म्यूटेशन, कई बार सुना आपने म्यूटेशन। वायरस ने देखा कि ये जो बॉडी है ना, इसने टेम्परेचर बढ़ा दिया था, ये इसका औजार है। अब वायरस जब अपने नए वायरस बनाएगा तो म्यूटेटेड बनाएगा, म्यूटेशन से मतलब उन नए वायरस में क्वालिटी होगी कि वो हाई टेम्परेचर में भी नहीं मरेगा। अब बॉडी के पास यही एक हथियार है, तो इस बार जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ाएगा दोबारा से, जब पैरासिटामोल असर खत्म हो जाएगा, तो बॉडी को टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बढ़े हुए नया वायरस तो बढ़े हुए टेम्परेचर को सह लेता, तो उससे भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आपने क्या किया, दोबारा से एक और पैरासिटामोल ले लिया, दोबारा से एक और गोली ले लिया कि देखता हूं टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, फिर टेम्परेचर नीचे हो गया मजबूरी में। तो अब बट उसका असर जब तक रहेगा, वो 5-6 घंटे, जब पैरासिटामोल या एंटीबायोटिक्स इनका असर खत्म हो गया तो टेम्परेचर दोबारा बढ़ेगा। लेकिन अब जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है वो सहने की आदत नए वाले वायरस में आ चुकी है, तो ये खेल अब लंबा चलेगा। कई बार इस खेल के लंबा चलने से कुछ लोग मर जाते हैं, फिर बोलते हैं देखो जी कोरोना से मर गया, ये तो वायरस से मर गया। ये वायरस से नहीं मरा, कोरोना से नहीं मरा, ये आपकी दवाई से मर गया। हमारे कोविड सेंटर थे, 3 कोविड सेंटर थे भारत में, हम उसे फ्लू सेंटर बोलते हैं, पहली बात तो कोविड सेंटर नहीं बोलते, कोविड एंड फ्लू भी सेम। हमारे उसमें हमने करीब 60,000 पेशेंट ठीक किए, 60,000, और किसी एक को भी एक भी दवाई नहीं दी। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर नहीं बढ़ा, नॉट ए सिंगल मेडिसिन। इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि किसी की बीमारी लंबी चले या कोई मर जाए, इसलिए हमने दवाई नहीं दी। दवाई से अगर आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर आपके बॉडी को 2 बार ठीक होना पड़ता है, एक तो बीमारी से ठीक होना पड़ता है और एक उस दवाई के साइड इफेक्ट से ठीक होना पड़ता है। तो क्यों बॉडी का मेहनत और ज्यादा कराना, राइट? आप देखिए, ये है हमारा कोविड सेंटर, राइट? क्या यहाँ पे कोई मास्क दिख रहा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है, कोई सैनिटाइजर, कोई पीपीई किट, तो यहाँ पे जो पहला नियम था कि जैसे ही कोई पेशेंट आएगा, वो जब लॉकडाउन वगैरह था उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो पेशेंट के आते उसे गले मिलना जरूरी है, हाथ मिलाना जरूरी है और उसे खाना खाना जरूरी है। सारे डॉक्टर्स को ये आदेश था। ये सारे जो बोल रहे हैं ये कोविड के पेशेंट्स हैं, फ्लू के पेशेंट्स हैं, और ये ठीक होने के बाद इस तरह से जाते हैं। हॉस्पिटल में क्या होता है, ठीक होता है बहुत 15 दिन 1 महीने तक रहता है और व्हील चेयर में बाहर निकलते हैं,
उसी में वो खुश हो जाते हैं, राइट? तो वो बोलते हैं हॉस्पिटल में रहने की वजह से ठीक हो गए, हम बोलते हैं हॉस्पिटल में रहने के बावजूद भी ठीक हो गए। तो एक बात याद रखिए, मास्क एंड आइसोलेशन किल्स, लव एंड कंपैशन हील्स। मैं एक एक्सपेरिमेंट करने बोलता हूँ आपके साथ। आप ये जानते हैं कि एक्सपेरिमेंट है। अगर आप खुद से बोले या कोई आपको बोले कि आप अछूत हैं, आपको क्वारंटाइन अलग करके रख दिया जाए, कोई आपको कुछ दिनों के लिए 14 दिन के लिए देखेगा भी नहीं, आपके पास भी नहीं जाएगा, क्योंकि आप ह्यूमैनिटी को खतरा है, और आपको बंद कर दे और थाली ऐसी जैसे नीचे से सरका दे, कोई आपसे मिलने नहीं जाए, मैं आपको बताता हूँ एक आध दिन में आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन होने लगेगी। आइसोलेशन में इंसान की इम्यूनिटी डाउन हो ही जाती है, हर बार डाउन हो जाती है, साइंटिफिकली डाउन हो जाती है। इम्यूनिटी डाउन होगी तो छोटे मोटे जो वायरस ऐसे भी घूम रहे इस वक्त भी, वो आपको अटैक करके आपको बीमार कर ही देंगे, राइट? तो ये जो आइसोलेशन का मेथड है, ये मेथड है लोगों को बीमार करने के लिए, ना कि इसको ठीक करने के लिए। ह्यूमैनिटी में याद रखिए कंपैशन, राइट? वो जो लव है उससे इंसान ठीक हो सकता है। हेट्रेड या दूर रखो, दूर हो जाओ, उससे कोई ठीक नहीं हो सकता, राइट? लेकिन जब क्या है कि वो पेशेंट जो लोग बहुत पहले से ही कमजोर हैं और इस तरह के माहौल में रहते हैं, ऊपर से उस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं, एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती है, कई लोग उसका बोझ नहीं सह पाते, राइट? और जब वो मर जाते हैं तो देखो जी, तो कोविड से मर गए। उल्टा भारत में यहाँ तो पता नहीं मुझे कि ऐसे लोगों की बॉडी भी नहीं दी जाती थी, वो क्योंकि अगर बॉडी दे दिया आपको, किसी ने पोस्टमार्टम करा लिया तो पता चल जाएगा ये तो दवाई से मरा है, ना कि किसी वायरस से मरा है। एक बात याद रखिए, आप सबने क्लास 8 में पढ़ा होगा, साइंस के स्टूडेंट्स आप में से, या 8 में तो सारे चीज पढ़ाया जाता है कि डेड बॉडी कभी भी कोई भी वायरस फैला नहीं सकती, क्योंकि डेड बॉडी ना तो सांस ले सकती है ना बात कर सकती है। कोई भी वायरस को फैलाने के लिए सांस तो लेना पड़ेगा ना। तो ये क्या लॉजिक है कि डेड बॉडी नहीं देंगे क्योंकि ये वायरस को फैला देंगे? ये तो हमारे जो हमने पढ़ाई की 8वीं में उसी का ऑपोजिट बोल रहे हैं, और कोई इसमें एविडेंस भी नहीं दे रहे, राइट? वो कारण ही ये है कि अगर इसको दे दिया गया तो लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये जो डेथ है, बिकॉज अगर वो वायरस से डेथ होगा तो पूरे बॉडी में वायरस ही वायरस होंगे, एटलीस्ट लंग्स में, बाकी जगह पे, राइट? तो आपको रैशनली समझना होगा कि हम बीमार क्यों कैसे पड़ते हैं, राइट? हमारी बॉडी के साथ हम खुद इतने सालों से हैं, तो हमने भी तो, आपने भी तो अपने बॉडी को एक्सपीरियंस किया है, राइट? कब आपको डर लगता है, कब आपको अच्छा लगता है। जब भी कोई डरता है तो उसका जो हार्ट बीट एबनॉर्मल हो जाता है, आपको पता है। हार्ट बीट एबनॉर्मल होगा तो ब्रीदिंग पैटर्न एबनॉर्मल हो जाएगा, वो भी पता है आपको। ब्रीदिंग पैटर्न एबनॉर्मल होगा तो ऑक्सीजन कंजम्पशन कम होगा, ऑक्सीजन कम होगा तो आपका SpO2 वो होता ना ऑक्सीमीटर, वो कम आएगा, और जब वो कम आएगा वो देख लेगा और घबरा जाएगा, देखो देखो SpO2 मेरा कम आ गया, वो बोलेगा मुझे ऑक्सीजन चाहिए। हमारे हॉस्पिटल में आती हैं, बोलती हैं डॉक्टर साहब मुझे सांस नहीं आ रही, कुछ करो। मैं बोलता हूँ मास्क हटा दो, अब सांस आ रही, हाँ अब सांस आ रही है, बैठ जाओ। हमारे इस कोविड सेंटर में ये जो भी मैंने बोला आपको, हम उनको कैसे ठीक करते हैं, हम उनको ठीक से एक काम से करते हैं, तो लव एंड कंपैशन, राइट? दूसरा, उनको लिक्विड पे रखते हैं। जैसे ही आपको बुखार आ जाता है किसी भी तरह का है, लिक्विड डाइट, यानी कि सिट्रस फ्रूट जूस, मौसमी का जूस, संतरे का जूस, पाइनएप्पल का जूस, अनानास का जूस, और साथ में नारियल पानी, खूब सारा। जब आप नारियल पानी पिएंगे, क्योंकि जब टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा होता है तो आपकी बॉडी की ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा निकलती है, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाए रखने के लिए बॉडी की एनर्जी लगेगी ना, और बॉडी से पानी निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन पानी को वापस डालने के लिए नारियल पानी, भगवान का बनाया हुआ सबसे अच्छा मिनरल वाटर, द बेस्ट मिनरल वाटर मेड बाय द गॉड, कोकोनट वाटर। तो खूब कोकोनट वाटर पिलाते हैं, एक दिन में 5 ग्लास, 6 ग्लास, 7 ग्लास, और इतना ही सिट्रस फ्रूट जूस, मौसमी का जूस, संतरे का जूस। हमारे जो कोविड सेंटर्स थे, वी कॉल इट फ्लू सेंटर, वहाँ खूब सारे मशीनें लगी थी जूस बनाने की, और ट्रक भर के आते थे कोकोनट वाटर। वो लोग भेजते थे जो लोग ठीक हो बीमार से जाते थे, वही भेजते थे, राइट? तो वो फ्री सेंटर था हमारा।
तो ये हमारे वहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको हमने बुलाया कि आप आके देखो हम कैसे ठीक कर रहे हैं अपने पेशेंट्स को। उन्होंने वहाँ पे 3 महीने तक ऑब्जर्वेशन स्टडी किया कि एक भी पेशेंट नहीं मर रहा है, सभी ठीक हो जा रहे हैं, हंसते हंसते 3-4 दिन में वापस भी चले जा रहे हैं। आस पास के हॉस्पिटल से भी पेशेंट आते थे, जब उनकी हालत बहुत खराब हो जाती थी, पैसे खत्म हो गए, वो भी आते थे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के। हम ऑक्सीजन सिलेंडर हटा देते थे, तो ऑक्सीजन सिलेंडर हटाने से सांस कैसे लेंगे वो, अभी तक तो नहीं ले पा रहे थे। एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाता हूँ, प्लास्टिक का चाहिए, एक चीज समझिए। अब मैं आपको थोड़ा साइंस समझाने की कोशिश करता हूँ, ये साइंस आपके काम आएगा। देखिए ये जो पोस्चर है, राइट, पहली बात तो मैं खड़ा था, पहला खड़े पोस्चर में ब्रीदिंग आपके लंग्स के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। हेल्दी इंसान के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी कोई बोलेगा मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो पहला बैठ जाओ। अच्छा, बैठने से ब्रीदिंग आसान होती है। अब एक काम कर सकते हैं, जैसे ऐसे बैठा, आपने देखा होगा टीवी में, भारत में तो हमने सबने चैनल में देख रहे होंगे कि जिसको सांस लेने में दिक्कत थी वो कैसे लेटा होता है, गाड़ी में, कार में, ऐसे करके कुछ, राइट। अभी आप सब हेल्दी हैं, इसी वक्त अगर आप ऐसे कर लेंगे आप सांस नहीं ले पाएंगे, करके देखिए, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। तो आप देखेंगे जितने भी लोग बोल रहे हैं मुझे सांस लेने में तकलीफ है, टीवी में दिखा रहे सब लोग ऐसे, आप बोल रहे हो मुझे सांस लेने में तकलीफ है, आप ऐसे लेटोगे तो सांस तो आएगी ही नहीं ना, क्योंकि जब आप ऐसे लेटते हैं या पीठ के बल जब लेटते हैं तो आपका हार्ट लंग के ऊपर होता है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी 20% घट जाती है, तो सांस लेने में तकलीफ होना ही। तो हम क्या करते थे ऐसे पेशेंट को, आपको क्या करना है, ऐसे ना करके अब ऐसे कर लेंगे, अभी भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कितना आसान है ब्रीथ करना, एकदम से लंग्स खुल जाएगा और सांसें कितनी अच्छी आएंगी, ठीक है ना। तो नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ देना है। तो जब ये करते हैं तो ऑक्सीजन इनटेक इमीडिएटली बढ़ जाता है। कैसे पता चलेगा बढ़ गया? पहला तो वो खुद ही पेशेंट बोलेगा, उसके सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट। दूसरा, ऑक्सीमीटर लगा के देखेंगे तो 15 मिनट के अंदर ऑक्सीमीटर का नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा, आधे घंटे में वो 92, 95, 98 तक पहुंच जाता है। तो या फिर मान लो बैठने की जगह नहीं है तो खड़े होना है, तो कैसे खड़े होना है, जैसे मैं सीधा खड़ा हूं तो दिक्कत है, आगे ऐसे झुकते ही अब आसान है। तो ये है, ये भी मेडिसिन है, मेडिसिन होना है तो, राइट। मेडिसिन का मतलब ये नहीं कि जो चीज आपके, तो ऑटोफेजी जो फास्टिंग, दैट वाज द मेडिसिन। चेंजिंग पोस्चर, राइट, क्योंकि जब भी कभी कोई मरने के करीब होता है, सारे लोग कॉमनली एक ही बात बोलते हैं कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है, यही ना। तो आपको मैं थोड़ा प्रैक्टिकली तैयार करना चाहता हूँ कि जब भी किसी वजह से किसी को सांस लेने में दिक्कत है तो आपको क्या करना, क्या नहीं करना। तो एक तो पीठ के बल नहीं लेटेगा वो, पेट के बल लेटना है, पेट के बल। पेट के बल नहीं लेट पा रहा है, मोटा है बहुत, तो आगे तो साइड पोस्चर, साइड, इस साइड या उस साइड, राइट। और फिर भी नहीं बात बन रही है तो एक और इंटरेस्टिंग बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप साइंटिफिकली देखना हो तो इस किताब में आप देख लीजिएगा। ऐसे बिठाया और अब बीच को दिक्कत आ रही है तो आप सब, इतना 200 रुपये का पंखा आता है, छोटा बैटरी वाला है ना, देखा, पंखा रखिए, वो पंखा नाक के 6 इंच दूर लगा के उसी का हाथ में पकड़ा दिया और पंखा का हवा सीधा अगर नाक में जाता है, मुंह में जाता है, विदिन 5 मिनट्स उसका SpO2 बढ़ने लगता है। कैसे? ये समझिए साइंस को। आपके यहाँ पे मुंह के अंदर कुछ इसे कहते हैं रिसेप्टर है, बॉडी है, वो एयर के लिए बना है, ऑक्सीजन के लिए नहीं बना है। जिस तरह से आपका जो स्कूटर है वो पेट्रोल के लिए बना है, अगर उसी स्कूटर में बहुत ही प्यूरिफाइड हवाई जहाज वाला फ्यूल डाल देंगे तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। आप बोलेंगे तो बहुत महंगा है, इससे तो हवाई जहाज उड़ती होगी, लेकिन आपका स्कूटर के लिए तो पेट्रोल ही चाहिए। ठीक इसी तरह से आपकी बॉडी का जो स्कूटर है, जो मशीन है, उसके लिए तो एयर चाहिए, एयर, नॉट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर लगातार लेंगे तो वो निमोनिया कर देगा, निमोनिया कर देगा तो निमोनिया से इंसान मर जाएगा, फिर बोलेगा कि देखो जी कोई तो कोविड से मर गया। तो जो खेल है कि किसी भी तरह से उसकी सांसें नहीं आएंगी,
ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दो, तो ऑक्सीजन सिलेंडर इट मेक्स निमोनिया, राइट। अच्छा, इसका क्या सबूत है? सबूत इसका अगर आपको चाहिए तो ये किताब जब पढ़ेंगे तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, हम रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी मानते हैं। मैं मेडिकल साइंस के अगेंस्ट नहीं हूँ, बल्कि मैं तो मेडिकल साइंस की ही बात कर रहा हूँ। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल क्या कहता है ये इंपॉर्टेंट है, वी विल अंडरस्टैंड दैट। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ये कहता है कि जिन लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया और जिन लोगों को नहीं मिला, उस तरह से जिनको मिलता नहीं है, जो लगाया उनमें डेथ ज्यादा देखी गई कंपैरिजन टू जिन्होंने, जिनको मिला ही नहीं, लगाया नहीं, है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आप भी ये जानते हैं आजकल मेडिकल साइंस का जमाना है, तो मेडिकल साइंस के इस जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप एविडेंस को मानो। मैं क्या बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्या मैं को सबूत दे रहा हूँ, राइट। अगर मैं सबूत दे रहा हूँ तो वो इंपॉर्टेंट है, सबूत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो रादर कि आप पैनिक करें, याद रखिए इंसान पहले से ही बीमार है और आपने पैनिक किया तो आपने बीमारी में कंट्रीब्यूट कर दिया। तो आपको ब्रीदिंग से जुड़ा हुआ पहले मैंने बताया कि ऐसे दिस पोस्चर खड़ा तो ऐसे, राइट। हार्ट इज टुवर्ड्स लोअर साइड, बैठा तो कैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। मान लो किसी को हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक इज वेरी कॉमन डिजीज है ना, क्यों कॉमन है वो कभी और बात करेंगे। लेकिन उस वक्त अगर पैनिक करेंगे तो फिर पैनिक से तो ठीक होगा नहीं, हॉस्पिटल डॉक्टर बुलाओ, हॉस्पिटल बुलाओ, ले जाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, एक तो ये तरीका है। दूसरा वो तो हो ही रहा अपनी जगह पे जो भी बुला रहे हैं, तब तक क्या करें, उसमें क्या करें, रिलीफ कब चाहिए, 1 घंटे बाद चाहिए कि 1 मिनट बाद, पहले उसी वक्त चाहिए, उसी वक्त चाहिए ना। उसमें क्या करें हम, अब आता है बॉडी का पोस्चर। आपका बॉडी का पोस्चर एक बहुत बड़ा मेडिसिन है। तो उस वक्त क्या करना है कि हार्ट से पोस्चर, एक ऐसा पोस्चर जिस पोस्चर में आपके हार्ट को सबसे कम स्ट्रेस होता हो, सबसे कम स्ट्रेस होगा तो चांसेस ज्यादा है उसको आराम मिलेगा, चांसेस ज्यादा है कि वो थोड़ा प्रोटेक्टेड रहेगा। तो हार्ट से पोस्चर क्या है जो हम कराते हैं अपने, हम हमारा जो मेडिकल इमरजेंसी का नंबर है, तो नॉर्मली जब किसी को हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक पहले तो क्या है, आपके चेस्ट में अचानक इतना ज्यादा पेन है, सह नहीं पा रहे, पसीना पसीना हो गया, पेन लेफ्ट साइड में जाकर रेडिएट कर रहा है, बीपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, बढ़ जाता है तो बहुत घट भी जाता है, राइट। तो ऐसे में ये बोलते सस्पेक्टेड हार्ट अटैक, इसको हार्ट अटैक नहीं बोलेंगे, कई बार वो एसिडिटी की वजह से सेम चीज होती है, सस्पेक्टेड। चलो मान लेते हैं हार्ट अटैक, प्रिवेंटिव मान लेते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, हार्ट से पोस्चर, राइट। आप पहली बात उसको जमीन में बिठाना होता है ना कि कुर्सी पे, तो मैं जमीन में बिठा बैठ के दिखाता हूँ। दीवार के साथ वो ऐसे जैसे मैं बैठा, ऐसे करके ऐसे और ऐसे, ये जो घुटने हैं, दिस इट इज हार्ट सेफ पोस्चर, इट इज हार्ट सेफ पोस्चर। इस पोस्चर में हार्ट इज मोर प्रोटेक्टेड। तो जैसे ही वो ऐसा कोई बोलेगा, ऐसे करने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड, फटाफट बिठाया, अब ये ऐसे बैठ रहा है, बैठ गया। क्योंकि कई बार ना वो ऐसे इंसान बेहोश भी हो जाता है, अगर बेहोश हो गया तो यहाँ गिरेगा तो चोट नहीं लगेगी, अगर कुर्सी के ऊपर बिठाएंगे या ऊपर कहीं होगा तो चोट नहीं लग जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप, अब सेकेंड स्टेप क्या है, और पेन है तो घटाना है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अदरक। अदरक हमारे हॉस्पिटल में आने के लिए, आपने तो देखा हमारा हॉस्पिटल, तो हमारे हॉस्पिटल में हर जगह पे अदरक रखे हुए हैं, अदरक इमरजेंसी मेडिसिन है। तो अदरक इतना बड़ा पीस, मेरे हाथ देखिए, उसको खिलाना है, चबाओ चबाओ, जब वो चबाएगा, जो कि बड़ा अनकंफर्टेबल है लेकिन तो जान बचानी है, जब वो चबाएगा तो आंखों से जब तक आंसू ना आ जाए तब तक चबाना है, और जैसे जैसे आंसू आएंगे वो उसका जो कंफर्ट लेवल बढ़ता जाएगा। आधे घंटे बाद आप पूछेंगे तो बोलेगा कि हाँ मैं ठीक हो गया हूँ, मैं चलता हूँ। हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक, दोनों में प्रोटोकॉल और सेम, राइट। दोनों, ब्रेन स्ट्रोक क्या है, बॉडी का एक हिस्सा पैरालाइज हो गया, अचानक हाथ पैर में कंट्रोल हो गया, तो ऐसे में क्या होगा, वो गिरेगा नीचे, या तो गिरेगा या कोई इसको पकड़ लेगा, लेकिन अल्टीमेटली पैरों में जान ही नहीं है। अब उस वक्त सबसे ज्यादा चांस होता है उसको रिवाइव करने का,
जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसके रिवाइवल के चांसेस, पैरालिसिस के वापस आने के चांसेस कम होते रहेंगे। उस वक्त अगर आपने ये कर दिया जो मैंने बताया, तो वो रिवाइवल के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा होंगे। वो अदरक, तो अदरक इज ए मेडिसिन, वो ऐसा मेडिसिन है जो एज ए मेडिसिन हर घर में होना ही चाहिए और हर घर के हर इंसान को पता होना ही चाहिए। तब पता नहीं किसको जरूरत पड़ता है ना। तो these are certain, होता क्या है कि जब आप अदरक बहुत ज़्यादा चबाएंगे तो अदरक बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ा देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ते ही आपका जो ब्लड वेसल है, योर ब्लड वेसल, वो डायलेट होगा, बढ़ेगा। जैसे ही वो डायलेट होगा, डायलेट मतलब वो एक्सपैंड होगा, तो ब्लड का फ्लो नॉर्मलाइज होगा। कई बार तो पेशेंट बेहोश हो गया, आप कैसे चबाएगा वो, ऐसा भी होता है। तो तब आपने क्या किया, मिर्च लिया, हरी मिर्च, उसको कूट के जीभ के नीचे रख दिया, तो इससे एकदम से वो होश में आ जाता है। और अगर होश में आ गया अब अदरक चबाना जरूरी है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट इम्पोर्टेंट क्या है कि किसी भी हालत में हमें पेशेंट को ठीक करना है। याद रखिए, जब भी कोई इमरजेंसी होगी तो उस वक्त ना तो कोई हॉस्पिटल होगा, ना कोई डॉक्टर होगा, वो आप ही अपने डॉक्टर हैं, आप ही अपने हॉस्पिटल हो सकते, आपका घर ही आपका हॉस्पिटल है, राइट। और जब तक ले जाते हैं 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है, और तब तक जो होना था वो हो चुका है, परमानेंट डैमेज, राइट। और कभी और बात करेंगे, जो प्रोटोकॉल हॉस्पिटल में होता है वो ये नहीं होता जो मैं बता रहा हूँ। वो प्रोटोकॉल से क्या पेशेंट ठीक होता है, आगे रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, ठीक है। तो लेकिन हम इसको कट शॉर्ट करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हमारे कोविड सेंटर पे ऑक्यूपेशन स्टडी करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से हमारे उस सेंटर में कुछ डॉक्टर्स आए। 3 महीना उन्होंने स्टडी किया, और 3 महीने बाद उन्होंने जो एक चिट्ठी बना के दिया हमें, वो ये रहा कि ज़्यादातर पेशेंट 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो गए, ऐसा उन्होंने बताया। और इम्पॉर्टेंट बात है कि वहाँ हमने डांस पार्टी भी की पेशेंट को रिक्रिएशन के लिए, शादी भी की करवाई, पेशेंट की शादी नहीं कराई। एक वहाँ पे उसी शहर में कपल थे कि हम कोविड सेंटर में आके शादी करेंगे ताकि इनका मोटिवेशन बना रहे, डरेगा। तो वो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। तो कहाँ तो पूरे दुनिया में आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, और उसी वक्त हमारे सेंटर में शादी, डांस, मिलना जुलना हो रहा था, राइट। और एक भी पेशेंट को हमने एक भी दवाई नहीं दिया, ये भी लिख के इन्होंने दिया, ना ही किसी को कोई साइड इफेक्ट हुआ, ना ही कोई मरा, ये भी लिख के दिया, राइट। और ये भी लिख के दिया कि आने वाले समय में सीवियर टू सीवियर केसेस में भी इसी टेक्निक को अपनाया जा सकता है। ये कंक्लूड करते हैं। तो सिंपल ये है कि जब कोकोनट वाटर एंड सिट्रस फ्रूट जूस ऐसे पेशेंट को दिया जाए तो वो ठीक हो जाता है। और उनमें से बहुत थोड़े पेशेंट होते हैं जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने से हम क्या करते हैं, मैं आपको समझा दूँ, राइट। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने देखा, ये जैसे हमने 60,000 पेशेंट को डायरेक्टली ठीक किया, देखो वो जो लोग ठीक होते जाते थे, उनके पास जब कोई पेशेंट मिलता था वो हमारे पास ना आके वही दवाई ठीक कर लेते थे, राइट। तो इस तरह से यहाँ भी थोड़े से नाइस एक्सपर्ट्स हैं, हमारे वाइस एक्सपर्ट्स हैं यहाँ बैठे हुए, हाँ एक उधर भी है, राइट, आप भी हैं, इधर भी हाथ रेस किया हुआ है, तो ये भी उन्हीं में से हैं और ये यहीं के हैं, आप बात कीजिएगा इनसे, राइट। तो भारत में आसपास के देशों में ऐसा हो रहा था, ये भी हो रहा था। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर हमें नॉलेज हो तो नॉलेज भी हमें बता सकती है, पैनिक नहीं बता सकती। तो नॉलेज क्या है और हमने जो एक्सपीरियंस किया है, मैं जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, राइट, जो हम करते हैं बाई प्रैक्टिस, राइट। अब आते हैं दोबारा से जो प्रैक्टिस चल रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, आप बोलेंगे भारत में जैसे पूछता हूँ 120/80, ऐसे ही बोलते हैं ना। लेकिन यही सवाल अगर आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले पूछा जाया करता था, तब होता था 140/90। याद कीजिए जो लोग उस 20 साल पहले की मेमोरीज जा सकते हैं, उससे भी पहले 1978 ऐसे टाइम थे 160/100। आप देखेंगे समय बीतता जा रहा है और ब्लड प्रेशर के जो आंकड़े हैं ना वो सुधरते जा रहे हैं। हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में ब्लड प्रेशर का जो आंकड़ा बन जाएगा 115/75, यानी कि वही इंसान हेल्दी माना जाएगा जिसने ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं कराया। जो भी चेक कराएगा वो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट ही बोलेगा उसको। एक बात याद रखिए,
जिस तरह से हर एक की जूते के साइज एक नहीं हो सकते, ठीक उसी तरह से हर एक का ब्लड प्रेशर एक ही पैमाने पे आप नहीं आ सकते। अगर आप हेल्दी फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है आपको, तो क्या फर्क पड़ता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर आपको लगता है ज़्यादा है किसी भी तरह से, तो कम करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। राइट, टेम्पोररी कम करना है इसी वक्त, तो क्या करना है, हमेशा के कम करना है तो क्या करना है। फिर भी हमारा गोल कोई नंबर को ऊपर नीचे करना बिल्कुल नहीं है, हमारा गोल है हमारी हेल्थ को अच्छा कि हमें अच्छा फील हो, राइट, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल का जो आंकड़ा है 1978 तक कोलेस्ट्रॉल 300 से ऊपर होता था तो इनसे हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया था। 1998 के बाद कोलेस्ट्रॉल 240 से ऊपर जिसका होता था वही हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता था, टोटल कोलेस्ट्रॉल। आज ये आंकड़ा 200 तक चला गया है कि 200 से ऊपर किसी को कोलेस्ट्रॉल होगा तो हाई कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे। बल्कि अब तो हमारे वहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स में उसका उम्र कितनी है, 40 साल, अच्छा तो कोलेस्ट्रॉल की दवा ले लोगे। मतलब ये है कि आपके मेडिकल सिचुएशन कोई लेना देना नहीं है कि जिसका उम्र 40 साल से ऊपर हो जाए तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले लेंगे। तो चाहे कोलेस्ट्रॉल के आंकड़े की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, थायराइड की बात करें, पहले रेंज 0.1 to 6 था 2003 तक, इसे नॉर्मल रेंज बोलते थे। अब वही रेंज को सुपर किया 0.3 to 3। तो उससे क्या हुआ कि जब ये कम हो गया, ये लोग जो नॉर्मल बोले जाते थे 2003 से पहले, ये भी थायराइड डिजीज के रेंज में आ गए ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि इतने लोग बीमार क्यों हैं। इतने लोग बीमार नहीं है, इतने लोग डेजिग्नेटेड बीमार हैं। जिस तरह से आपने देखा 2 साल में कि सबका कोविड टेस्ट हो, अगर कोई सिम्टम नहीं है सब ठीक है तो बोलेंगे एसिम्प्टोमेटिक, तो एसिम्प्टोमेटिक की बीमारी का नाम आ गया। जब कोई सिम्टम नहीं है तब ये बीमार है। जैसे डायबिटीज में है, अगर 100 से नीचे किसी का आंकड़ा है तो वो प्री डायबिटीज, 100 से ऊपर है तो डायबिटीज, यानी हेल्दी कोई नहीं है, या तो डायबिटीज है या डायबिटीज होने वाला है, दो ही तरह से है, राइट। तो करना क्या है, अब बात कर रहे हैं सोल्यूशन क्या है, आज के बाद हम क्या करें। देखिए एक आंकड़ा याद रखिए, अगर आंकड़ों में आपको इंटरेस्ट है तो, हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आंकड़े नहीं हमें चेस करना है, फिर भी अगर आप चेस करना चाहते हैं 250। एविडेंस में ये देखा गया है ब्लड प्रेशर आपका जितना भी है, ऊपर एक होता आंकड़ा नीचे होता, दोनों को जोड़ लीजिए, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, और अगर दोनों प्लस करने के बाद 250 से नीचे आ रहा है तो आपका हाई ब्लड प्रेशर तो है ही नहीं। ठीक इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर 250 से नीचे है तो सब कुछ ठीक है। अच्छा जो मैं बोल रहा हूँ ये क्यों माने आप, ऐसा भी है तो उसका एविडेंस है, लेकिन एविडेंस की भी टाइम बहुत कम है, इसीलिए एविडेंस के लिए पूरी एक किताब है, ये वही वाला लिंक जो आपने पहले देखा था उसी लिंक में ये किताब भी आपको मिल जाएगी, इसमें सारे एविडेंस पूरी दुनिया के डाले हुए। तो ब्लड शुगर, आप कल जो लोग दवाई लेते हैं, बिना दवाई की बात कर रहा हूँ मैं, फास्टिंग ब्लड शुगर प्लस ब्लड शुगर बिफोर गोइंग टू स्लीप डिवाइडेड बाय 2, अगर 250 से नीचे आ रहा है तो समझ लीजिए सब कुछ ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। और एक तरह के लोग होंगे जिनका 250 से ऊपर आना होगा, तो क्या करना है आपको, नीचे लाना है। अच्छा तो नीचे कैसे लाना है वो मैं बताने जा रहा हूँ, परमानेंटली कैसे लाना है, बिना दवाई के कैसे लाना है, जो लोग दवाई ले रहे हैं वो कैसे करें। इसके लिए ये है एक टापू है, यह अंडमान निकोबार आप लोग गए होंगे, वहाँ पे ही एक टापू है, ये मेरे मोबाइल की खींचा हुआ फोटो है, जालावास, यहाँ पे एक तरह का ट्राइब रहता है। और ये जो ट्राइब है इनकी खासियत है कि इनको डायबिटीज भी नहीं है, हाइपरटेंशन भी नहीं है, हार्ट डिजीज भी नहीं है, कैंसर भी नहीं है, कोई बीमारी है ही नहीं, ये वो ट्राइब। इनका जो हिस्ट्री है कि वो कभी भी बीमार किसी तरह के लाइफस्टाइल डिजीज नहीं है। अब एक और तरह के लोग हैं, वो है कुवैत के लोग, दुनिया के मैंने आपको बताया भारत में डायबिटीज का प्रेवलेंस कितना बताया था, आपको याद है आपको 8 पॉइंट ना। तो वहाँ पे कुवैत में मैं कुछ समय था, वहाँ पे लेक्चर होते थे हमारे, वहाँ पे जो प्रेवलेंस है पूरी दुनिया में डायबिटीज का वहाँ है 21%, मतलब पूरी दुनिया में हाईएस्ट। तो ये कुछ साल पहले की बात है, 2015 के आसपास, मेरे पास 2 तरह के लोग थे, पॉपुलेशन थे, एक तरफ वो जो जिनको डायबिटीज होती नहीं है, दूसरी तरफ वो जिनमें अक्सर ही डायबिटीज होती है। तो मुझे मौका मिला दोनों को कंपेयर करने का कि उन्होंने ऐसी दोनों है तो दोनों इंसान। तो मैंने देखा
कि दोनों में जो सबसे ड्रास्टिक डिफरेंस है द काइंड ऑफ फूड, जिस तरह का खाना वो लोग खाते थे। तो जो कुवैत के लोग खाते थे, कुवैत के लोग ऐसे थे, दुनिया के सबसे अमीर देश भी कुवैत ही है। भारत का 1 रुपए कुवैत का, भारत का 200 रुपये कुवैत का 1 दिनार है, कुवैती दिनार बोलते हैं, सबसे ज़्यादा महंगा, राइट, डॉलर से पाउंड से भी ज़्यादा ऊपर। वहाँ पे जो भिखारी है वहाँ का, उसके पास भी कार है, बंगला है, सब कुछ है उसके पास। यानी कि भिखारी एक तरह से है नहीं, उसका मन करेगा तो भीख मांग लेगा, नहीं तो नहीं मांगेगा। गाड़ी बंगला मिनिमम है सबके पास, तो सबसे अमीर लोग वो है, ऐसे बोल सकते हैं। है उनका जो डाइट है, आई कॉल इट VIP डाइट। और जारावास जो लोग हैं उनके करीब जाने का मौका मिला, उनका डाइट आई कॉल इट VIP डाइट। VIP लोग कौन होते हैं आपने देखा? VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ना। भारत में यहाँ भी ऐसी होगा। VIP कैसे लोग हैं? जिनका लाल बत्ती वाली गाड़ी में जाते हैं, जो कोई नियम फॉलो नहीं करते कभी। हाँ, ट्रैफिक सिग्नल लाल है तो उसी को तोड़ के निकल सकते हैं, लोग बोलेंगे लुक की जा रहा है, इसको नियम की जरूरत नहीं है ना, दे कैन ब्रेक द लॉ। कुछ खाना ऐसा है जो आप खाते हैं तो बॉडी में जाके वो VIP की तरह बिहेव करता है। VIP जैसे मान लो ब्रेड खाएंगे, पास्ता खाएंगे, नूडल्स खाएंगे, तो पेट में जाके बॉडी के नियम को ब्रेक करके सीधे ब्लड में चला जाएगा, और झट से जब ब्लड में जाएगा तो ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ जाएगा। VIP डाइट, बिस्किट्स हैं, राइट, तो पैक चीज़ें हैं, जैक जूसेस हैं, राइट। लेकिन कुछ तरह का डाइट है जिसे बोलता हूँ DIP डाइट, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल। हम जैसे आप जैसे लोग, हम क्या करते हैं ट्रैफिक में, ग्रीन लाइट है तो हम रुक जाते हैं, चलने लगते हैं, रेड है तो रुक जाते हैं, ट्रैफिक का पालन करते हैं, लोगों की सेफ्टी, हमारी सेफ्टी। तो डाइट भी कुछ ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, DIP डाइट। कि मान लो एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, हमारे पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, बहुत ज़्यादा जिनको डायबिटीज़ है, अगर आप 1 किलो 2 किलो मैंगो खा लें रोज या खा सकें तो डायबिटीज़ बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगी। कैसे? कोई भी फल, मीठे से मीठा फल भी और खट्टे से खट्टा फल भी, आम है, चीकू है, अंगूर है, केला है, ये सब DIP। जब आप ये फल खाएंगे पेट भर के खाली पेट में, तो डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल की तरह वो पहले देखता है कि ब्लड में शुगर कितना है। अगर शुगर ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो ब्लड में ना घुल के वो लिवर में छुप जाएगा, स्टमक में वेट करेगा, कोलोन से निकल जाएगा, और ब्लड में जब घुलेगा वो शुगर आम वाला, तो धीरे धीरे स्लोली स्लोली ड्रॉप बाई ड्रॉप जिस रफ्तार से ब्लड शुगर घट रहा है ब्लड में, उसी रफ्तार से जाएगा। इससे क्या होगा? आपका जो ब्लड शुगर है वो नॉर्मल रहने लगेगा। तो इस तरह के डाइट क्या बोलते हैं? DIP डाइट। तो ये वाला डाइट जब लेना शुरू कर देंगे, आपका BP, आपका ब्लड शुगर, आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो पेट से वो अंदर जाएगा ही, राइट, क्योंकि वो डिसिप्लिन लोग हैं, राइट। तो यानी कि आपको सिर्फ ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आज से खाने से पहले ये चूज करना है कि मैं जो भी खाऊंगा वो DIP डाइट होगा। अच्छा, DIP डाइट कौन सा है? फ्रूट्स, किसी भी तरह की कच्ची सब्जी, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, लाल फली, हरी शिमला मिर्च, प्याज, whatever you can eat in raw, whatever you can eat in steamed form are DIP डाइट। नट्स एंड स्प्राउट, ड्राई फ्रूट्स है, स्प्राउट्स है, बादाम है, मूंगफली है, काजू है, किशमिश है, पत्ते, पालक के पत्ते, मूली के पत्ते, पान के पत्ते, धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते, ऑल आर DIP डाइट। मैं ऐसा किसी को नहीं मिला आज तक जिन लोगों ने इसको 100% किया हो और कुछ एक दिनों में उनकी डायबिटीज पूरी तरह से ठीक ना हुई, राइट। कर रहे हैं ऑलरेडी, थैंक यू। तो आप भी करें। यहाँ कितने लोग हैं जो DIP डाइट पे इस तरह से? ग्रेट। अब देखिए अपने आसपास, थैंक यू, धन्यवाद। तो यहीं पे एग्जाम्पल है, राइट। तो इसका उल्टा एनिमल फूड, इंडस्ट्रियल फूड, जब भी कभी जो चीज़ फैक्ट्री से निकल के आती हो उसको नहीं लेना, जानवरों से निकल के आती है तब भी नहीं लेना। अच्छा, जानवरों से निकल के मतलब दूध भी तो जानवर से निकलता है, डेयरी प्रोडक्ट, इसको भी नहीं लेना, राइट। कई बार लोग बोलते हैं दूध तो बड़ा न्यूट्रिशन होता है। हाँ, न्यूट्रिशन होता है, लेकिन गाय के बच्चे के लिए न्यूट्रिशन है, आपके बच्चे के लिए नहीं, आपके लिए, राइट। याद रखिए, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है।
और इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। शेर गाय को खा लेता है, नहीं कभी देखा शेर ने गाय को पकड़ कर दूध पी रहा है? देखिए जो गाय का दूध है वो उसका ग्रोथ हार्मोन आर 6 टाइम मोर देन द ग्रोथ हार्मोन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो गाय का दूध को इंसान अगर बच्चा पिएगा तो उसका ग्रोथ बढ़ जाएगा, बढ़ता रहेगा ना। तो लोग तो चाहते हैं हमारा बेटा बड़ा हो जाए बहुत जल्दी, राइट? लेकिन हमें अपने बेटे बच्चे को कोई भैंस थोड़ा बनाना है, थोड़ा इंसान बनाना है। समझिए इस बात। कोई भी चीज जो तेजी से बढ़ती हो वो ठीक नहीं हो सकती है, उसे ट्यूमर बोलते हैं, तो कैंसर की तेजी से बढ़ती है। ये समझने वाली बात है। इस पे अलग से एक बहस भी हो सकती है और इस पे हमारा बहस हुआ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, भारत का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक संस्थान है। इसके बाद भी नेपाल का जो आयुर्वेदिक संस्थान, वहाँ मेरा लेक्चर है, देखते हैं वहाँ कितना बहस होता है नहीं, ठीक है ना। तो हमने बोला कि ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। आधे पेशेंट को आप दूध पिलाते रहो और आधे पेशेंट का दूध बंद कर दो, 3 महीने करके देखते हैं। जिनका बंद कर दिया उनकी हड्डियाँ, उनका जॉइंट पेन, उनका आर्थराइटिस, वो बीमारी गायब हो गई। और जिनका बंद नहीं किया तो उनकी बीमारी वहीं की वहीं है। और वो क्लिनिकल ट्रायल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है इंडिया के, वो उसका लिंक मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। तो बोलने का मतलब ये है, मेरे वेबसाइट पे भी वो लिंक है, कि आप ना मान के एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिए कि 15 दिन के लिए मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ अपना दूध छोड़ूंगी, बाकी सब ऐसे रखिए, जो भी खा रहे हैं जो भी कर रहे हैं। फिर देखिए 15 दिन बाद अब मेरा जॉइंट पेन कैसा है, अब मेरा ब्लड शुगर कैसा है। तो डेयरी प्रोडक्ट इटसेल्फ इज ए इंडिपेंडेंट फैक्टर, एक इंडिविजुअल फैक्टर। इसके एक चीज में छोड़ने से ही एक अच्छा खासा फर्क पड़ जाता है। और अगर 15 दिन में फर्क पड़ रहा है तो 20 दिन में कितना फर्क पड़ेगा, 25 दिन में कितना पड़ेगा। तो आपको ओपन माइंड से थोड़ा बहुत ट्रायल एंड एरर करने की जरूरत है। थोड़े दिन के लिए कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको अवॉइड करना है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, किसी भी तरह का पिल्स, और दीज आर थिंग्स व्हिच यू हैव टू अडॉप्ट। तो जो मैं ट्रायल की बात कर रहा था वो ये लिंक्स हैं, ये ट्रायल है और इस ट्रायल का नतीजा जर्नल में छपा है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है। तो जो भी मैंने बताया वो सारा हमने साबित किया रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये सारा कुछ करने के लिए आपको मुझ पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है ना। वैसे भी तो ये श्यामलाल जी ने 3D से आज़ादी बोल रहे थे, डॉक्टर से भी आज़ादी, तो ये आप अपने आप ही कर सकते हैं विदाउट एनी हार्म। कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है ना, नुकसान नहीं होगा। फायदा कितना होगा वो बताएगा, बट नुकसान नहीं होगा ये श्योर है ना। तो अच्छा, ये जब आप करेंगे कि जब भी आपने कोई भी खाना उठाया, आप सिर्फ इतना पूछिए ये भगवान का बनाया हुआ है या इंसान का बनाया हुआ है। फैक्ट्री में भगवान का बनाया फल, राइट, फल है, सब्जी है। इंसान का बनाया बिस्किट ब्रेड छोड़ दो। बस ये नियम अगर आप कर लेते हैं तो क्या होने वाला है, हमने अपने पेशेंट्स में देखा 3 दिन के अंदर उनका ब्लड शुगर नीचे होने लगता है अच्छा खासा। 7 दिन के अंदर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होने लगते हैं। 1 महीने के अंदर 10% वेट घटने लगता है, एंजाइना चला जाता है। 2 महीने के अंदर थायराइड की दवाई छोड़ने के बाद भी थायराइड नॉर्मल रहता है। 6 महीने लगते हैं कैंसर में, अस्थमा में, आर्थराइटिस में। 8 महीना 9 महीना लग जाता है किडनी, स्किन डिसऑर्डर वगैरह में। तो दीज आर द टाइमलाइन, राइट। सिर्फ जितना मैंने अभी तक बताया वो सारा कुछ घर पे पालन करने के लिए। ये सारी बातें वो हैं जो आप कोई भी इंसान कहीं भी रहते हुए भी कर सकता है, किसी के बिना इंटरफेरेंस किए भी कर सकता है। और ये ट्रैक भी आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपका डिस्कम्फर्ट कम होता जाएगा, आप देख ही रहे हैं एग्जैक्टली कैसे करना है इसको। काफी लोग तो अपने हाथ रेस कर ही रहते हैं कि आप लोग करते ही हैं, फिर भी जो लोग नहीं करते कैसे करना है मैं समझा दूँ। 3 ही स्टेप है। स्टेप 1, 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ फल पे रहना। कोई भी 3-4 तरह के फल ले, आम ले लें, चीकू ले लें, अंगूर ले लें, सेब ले लें, संतरा ले लें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये फल लेना वो नहीं लेना, मैं ये बोल रहा हूँ जो फल आपको पसंद हो जो मिल जाए वो ले लो। इंटू 10 आपका बॉडी वेट इंटू 10, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 10 दैट बिकम्स 700। इतना ग्राम, 700 ग्राम कम से कम खाना है, ज्यादा खाएंगे तो अच्छा है। अच्छा 700 ग्राम नहीं, 500 ग्राम पेट भर के तो वहीं पे रोक दीजिए। ये इंडिकेटिव नंबर है, जरूर नहीं कि इसी नंबर को मैच करना, राइट। इसके करीब, इससे थोड़ा कम हो, ज्यादा ऑर्डर करना ही है, यानी कि 12 बजे तक कुछ और नहीं खाना है। ब्रेड, बिस्किट, रोटी, चपाती, नूडल नो, भूखे भी नहीं रहना है, यू ईट लॉट बट दिस। स्टेप 2, जब भी कभी लंच और डिनर के लिए बैठेंगे तो 2 प्लेट, प्लेट 2 और प्लेट 1।
अब प्लेट 2 जो है उसमें आप अपना जो होमली फूड है वो आप रख दीजिए इसमें, चावल, रोटी, सब्जियां, दाल, अचार, पापड़, व्हाटएवर इज योर स्टेबल फूड, वो तो रख ही दीजिए। यानी कि हमने कुछ कम नहीं खाना बोला है, लेकिन उससे पहले प्लेट 1 में सलाद खाना जरूरी है। सलाद भी एक क्वांटिटी, सलाद तो सभी खाते हैं, इसमें नई बात क्या है? नई बात है इट बिकम्स मेडिसिन व्हेन यू आर ईटिंग इन अ सर्टेन वे। आपके बॉडी वेट इनटू 5 मेरे लिए 350 ग्राम कम से कम। जब मैं इतना सलाद खाऊंगा देन इट विल वर्क एज अ मेडिसिन, और वो भी खाना खाने से पहले। नॉर्मली हम क्या करते हैं? खाना खाने के साथ साथ खाते हैं, खाना खाने के बाद खाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, राइट? इसको मेन फूड बनाना है। 350 ग्राम खा लिया, अब आपको लगता है कि आप पेट भर जाएगा तो खा नहीं सकते, आपको भूख बढ़ जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, आपका एपेटाइट बढ़ जाएगा, आपकी खाने की जो क्षमता वो बढ़ जाएगी। एक्चुअली पहले दिन नहीं बढ़ेगी, चौथे 5वें दिन बढ़ेगी। तो यानी कि ये जो स्टैंडर्ड मील है, मान लो आप नॉर्मली 4 रोटी खाते हैं, अब भी 4 रोटी आपके पेट में जाएगा, राइट? तो खाना कम नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि बढ़ा रहे हैं उल्टा, है ना? तो ये है लंच में ये करना है, और डिनर सामने से पहले करना बोलता है, और डिनर में भी यही करना है, सिंपल। और तीसरा आखिरी स्टेप, पूरे दिन भर में जब भी मन हुआ स्प्राउट्स ले सकते हैं, नट्स सोफ्ट ले सकते हैं, फल 12 बजे के बाद भी मन हुआ तब भी खा सकते हैं। धूप में बैठिए, ये भी एक फूड है, सनलाइट, 40 मिनट छोड़िए, 10 मिनट बैठिए, 5 मिनट बैठिए। डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड कीजिए, एनिमल फूड अवॉइड कीजिए, कैट फूड अवॉइड कीजिए। सो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस, जब आप ये करेंगे, जिन लोगों ने किया है यहाँ भी बैठे हैं, तो उनमें हर दिन इम्प्रूवमेंट दिखता है, डेली बेसिस पे, राइट? तो डायबिटीज के केस में तो ये है कि जितने साल आपको डायबिटीज हुए हैं उतने दिन आपको लगेंगे ठीक होंगे। सोचिए 20 साल डायबिटीज को हुए हैं तो 20 दिन ठीक होने लगेगा, 2-3 साल हुए तो 2-3 दिन लगेगा, राइट? तो आप समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, इट इज सो स्ट्रांग, राइट? तो इसको करना है, और करके जब देखेंगे इसको फायदा हो रहा है तो उसको कंटिन्यू करना है। पहले तो 1 महीना इसको स्ट्रिक्टली करना है, और उसके बाद हम बोलते हैं कि बीच में हफ्ते में एक बार चीटिंग डाइट, कहीं बाहर गए, शादी में गए, किसी जगह गए, तो वहाँ आप बोलेंगे मैं तो VIP डाइट पे हूँ, तो लोग सोचेंगे तो पागल हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो ऐसे में इट कैन बी फ्लेक्सिबल, तब आपने कुछ भी खा लिया जो आपका मन किया, जो आपको वैसे भी खाने का मन, वो चाहे जिन चीज़ों हमने रिस्ट्रिक्ट किया, अगर इनमें से कुछ खा लिया हफ्ते में 1 बार या 2 बार, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो बोलने का मतलब यह है कि आपने बैलेंस, कि जब भी हम घर पे खाएंगे तो डिसिप्लिन तरीके से खाएंगे, जो बाहर आउटिंग में गए चलो कोई बात नहीं, इतना अगर कर लेंगे तो अगर आप बीमार हैं तो आप ठीक हो जाएंगे, और बीमार अगर नहीं है तो बीमार नहीं होंगे। तो इट इज सो सिंपल, इट इज सिंपल एंड इट इज क्लिनिकली प्रूव्ड आल्सो। तो हमारे जो बेसिक जो बीमारियां हैं, जिन बीमारियों में लोग ज़्यादातर दवाइयाँ लेते हैं, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, BP है, हार्ट डिजीज है, ये जो सारी बीमारियां का रेंज है, इस पूरे रेंज के लिए जो अभी तक मैंने बताया दैट इज सफिशिएंट। अब आते हैं कुछ बीमारियां हैं जो एडवांस स्टेज कैंसर है, 4th स्टेज कैंसर, या डायलिसिस के पेशेंट्स हैं जिनको डायलिसिस पे रहना पड़ता है, हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन जाके हफ्ते में 2 बार 3 बार डायलिसिस करना पड़ता है। ऐसे पेशेंट्स, उनको क्या करना है? क्योंकि डायलिसिस क्या है, जितनी बार डायलिसिस कराएंगे उतनी बार किडनी फर्दर डैमेज होती है, राइट? यानी कि वो मौत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, राइट? क्योंकि किडनी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऊपर से आप डायलिसिस करा रहे हो, तो हर बार किडनी का 1,000 ऑफ द पोर्शन इज गेटिंग डैमेज्ड, यानी कि 1000 बार डैमेज। तो क्या करना है ऐसे, व्हाट वी कैन डू इन दैट, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। ये हमारे हॉस्पिटल आएंगे, आपने तो देखा दीपक जी, हाँ हमारे हॉस्पिटल में आएंगे तब देखेंगे हमारे ये हमारे हॉस्पिटल में इस तरह का, ये मैं इधर भी दिखा देता हूँ आपको, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा हॉस्पिटल है, और ये सारे किडनी फेलियर के पेशेंट हैं जो आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं। इसी तरह का ये है, ये पानी में बैठे हुए हैं, पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस, हाँ, और पानी जो है गले तक है, और यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है?
ये हमारे अलग अलग हॉस्पिटल्स में इस तरह से, ये वो पेशेंट हैं जो एक टाइम पे डायलिसिस पे रह जाते थे, हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार। लेकिन डायलिसिस क्या है, ऐसे पेशेंट को, किडनी फेलियर पेशेंट को क्या होता है, उनका बॉडी में पानी जमने लगता है, उनका यूरिन आउटपुट लगभग नील हो जाता है। हम जो भी कुछ खाते पीते हैं, जो वेस्ट है वो पेशाब के रास्ते निकल जाता है। वो लोग जब खाते पीते हैं तो उनका किडनी काम नहीं कर रहा तो पेशाब आता ही नहीं है या बहुत कम आता है। तो वो जो पानी निकल रहा है वो नहीं निकल के क्या होता है, गुब्बारे की तरह आपके हाथ पैर में जमना शुरू हो जाता है। अब मान लीजिए गुब्बारा, उसको फुलाते जाएंगे फुलाते जाएंगे फुलाते जाएंगे, क्या होगा, फट जाएगा। तो उनका हाथ पैर आप देखेंगे सूजन होती है, सूजन फूलता रहता है। अब वो जो पानी निकालने का जो प्रोसेस है वो है, इसे बोलते हैं डायलिसिस। लेकिन वो प्रोसेस अपने आप में खतरनाक प्रोसेस है, जिसमें पूरा ब्लड मशीन में जाता है फिर दोबारा वापस आता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट्स को इस तरह के बाथटब में बिठा देते हैं, जैसे आपने अभी उनको देखा। और ये ऐसे सैंपल यहाँ पे है जो आप देख रहे हैं, और इस तरह के बाथटब में वो बैठ जाते हैं, राइट। तो बैठने के बाद पानी यहाँ तक होता है, राइट। मैं यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ बैठ के, राइट, ये ऐसे दिखाया तो मैं अंदर बैठूंगा तो आपको दिखेगा नहीं। ये ऐसे पेशेंट बैठते हैं पीछे ये करके, है ना, तो पानी यहाँ तक होता है गले तक, राइट, अंदर यहाँ तक पानी होता है। और पानी का टेम्परेचर कितना बताया मैंने, 40 डिग्री, 40 डिग्री, है ना। ऐसा 2 घंटे जब बैठते हैं तो बैठने से पहले उनका हम बॉडी का वेट लेते हैं, मान लो 68 kg। 2 घंटे बाद दोबारा जब बॉडी का वेट लेते हैं तो 68 kg में 67 हो जाता है, 1 kg कम हो जाता है। वो 1 kg क्या था, जो पानी जम गया था वो बॉडी से निकल गया। कैसे निकला, वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से पेशाब के रास्ते जो अनवांटेड चीजें हैं, सोडियम है, एक्सेस पोटेशियम है, एक्सेस यूरिया है, एक्सेस यूरिक एसिड है, एक्सेस पेप्टाइन है, वो चीजें जो बॉडी से बाहर जानी चाहिए पेशाब करते हुए निकल जाती है। ठीक इस तरह से आपके स्किन में बहुत सारे पोर्स है ना, छेद है पूरे बॉडी में। जो पसीना निकलता है वो पसीना लीजिए आप, और पेशाब का बूंद लीजिए, दोनों को केमिकल टेस्ट कराएंगे तो आप हैरान होंगे, आपका पसीना और आपका पेशाब सेम है बिल्कुल। पसीने में से भी पेप्टाइन निकलता है, यूरिक एसिड निकलता है, यूरिया निकलता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है। तो ये जो आपका स्किन है इसे बोलते हैं थर्ड किडनी। उस पेशेंट का दोनों किडनी तो खराब हो गए, हमें क्या करना है, तीसरा किडनी इस्तेमाल करना है उसका। तीसरा किडनी कौन सा है, स्किन है, समझ। तो जब उसको पानी में बिठाया, पानी का टेम्परेचर गर्म कर दिया, उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 2% बढ़ गया, पानी का प्रेशर एंड वार्म टेम्परेचर, राइट। तो बॉडी के अंदर जो भी फालतू चीजें वो निकल जाती हैं, और जब वो निकलेगा तो ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, राइट। तो ब्लड प्रेशर, जो किडनी पेशेंट में ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कितनी भी दवाई खा ले ब्लड प्रेशर कम नहीं होता, क्योंकि उसका बॉडी गुब्बारे की तरह फूलने लगता है। और वहाँ तो बॉडी ब्लड प्रेशर भी कम हो गया, उसका वेट भी कम हो गया, एक्सेस यूरिन जो बॉडी में था वो भी कम हो गया, स्वेलिंग कम हो गई, उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया, राइट। तो यानी कि वो ठीक होने लगता है। तो रोज 2 घंटे 2 आवर्स इसमें हम बिठाते हैं। कई पेशेंट 2 घंटे एक साथ नहीं बैठ पाते, 1 घंटे करके बैठते हैं। कई पेशेंट फिर भी नहीं बैठ पाते तो आधा घंटा करके 4 बार बैठते हैं, इस तरह से। और ये जो है जब देख रहे हैं, इसको करने के लिए जरूरी कि आपको मेरे हॉस्पिटल आना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। क्योंकि वो जो 3D है वो तो हॉस्पिटल ड्रग सब कुछ को हटाना है ना, यही तो आज का इस सेमिनार का मकसद है, राइट। तो हमारे पेशेंट जो है उन्होंने घर पे जो जुगाड़ किया हुआ है, राइट, गरीब से गरीब आदमी, वो मैं एक नज़ारा दिखाता हूँ आपको कि उन्होंने अपने घर में ही हॉस्पिटल खोला हुआ है, राइट। और अब देखिए एक बात बता दूं, जो फाइब्रोमाइल्जिया पेन बॉडी में, ये वो जगह है, 18 जगह है जहाँ पे अक्सर हमें पेन होता है, घुटनों में पेन, जॉइंट में पेन होता है ना। ऐसे पेशेंट जब इसमें बैठते हैं रोज 1 घंटा, तो पहले दिन से ही पेन गायब होने लगता है, पेन ठीक होने लगता है। ऐसा नहीं कि पेन है और आपको पता नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है वो जो उसके आसपास ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा जाता है ब्लड टेस्ट, और वो ठीक होता है। जो कैंसर के पेशेंट हैं जिनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उनको हम बिठाते हैं हमारे हॉस्पिटल में दिन में 2 बार 1 घंटा। तो मॉर्फिन जो पेन किलर है उसकी जगह पे ये करते हैं, तो ये मॉर्फिन का काम करता है,
मॉर्फिन तो आपको नुकसान करता है, ये आपको फायदा करेगा, है ना। तो ये जो है ये सिर्फ किडनी पेशेंट में नहीं है, ये इट्स लाइक ए जिम। एक एक्सपेरिमेंट कीजिए आप, अगर ऐसा कुछ है आपके पास, आप बैठिए, आपको लगेगा ये बैठना ही तो है, कितना आसान है, आधे घंटे में आप थक जाएंगे। जब जिम में आप जाते हैं ना, थक जाते हैं ना, ट्रेडमिल में अगर जाएंगे तो राइट, पहले दिन ज़्यादा थकेंगे, इसमें बैठने से थक जाएंगे, आपको लगेगा जैसे मैं जिम करके आ रहा हूँ, हालत खराब हो जाएगी, थकावट आएगी। क्यों? क्योंकि आप जब अगर बैठते हैं तो आपका जो हार्ट बीट है वो 20% बढ़ जाता है, राइट, आपका पल्स रेट 20% बढ़ जाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा तेजी से होने लगता है, खासतौर पर जहाँ जहाँ पे इंजरी वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और यही चीज़ आपके अंदर इस तरह के केमिकल चेंजेस होते हैं कि आप ठीक होते चले जाते हैं, कैंसर कम होने लगता है, ट्यूमर कम होने लगता है, एक्सेस जो अनवांटेड बॉडी में मिनरल्स हैं वो बाहर निकलने लगते हैं, बॉडी का ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, आपका बॉडी के ब्लड प्रेशर डायरेक्ट होने लगते हैं, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। उसके लिए मैं एक बुक आपको रिकमेंड करूँगा, वो भी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, राइट, एंड ऑफ ट्रांसप्लांट या 360 पॉस्चरल मेडिसिन। तो अगर इतने फायदे हैं तो इतने एनकरेज नहीं होते कि इतना टाइम लगाएं। बीमार इंसान तो वैसे भी तो डायलिसिस करना चाहिए, हफ्ते में 2 बार 3 बार 4 बार जाके पैसा भी दे रहा है, नुकसान भी हो रहा है, तो वो घर पे कर ले, और उसका पैसे भी नहीं है। तो हमारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं उनको बोलते हैं कि ऐसा करो, तो वो घर जाने के बाद क्या जुगाड़ करते हैं, देखें जरा, ये देखिए, एक ड्रम को ही काट के इसके अंदर बैठ गए, गर्म पानी इसके अंदर, राइट, और ये देखिए, यानी कि पैसे की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग की जरूरत है ना। और इनके फैमिली मेंबर पानी ठंडा हो जाएगा 2 घंटे में, थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी में पानी डालते रहते हैं गर्म गर्म करके, आराम से बैठे हुए हैं, तो खेल खेल में ठीक हो। इन्होंने क्या किया, फ्रिज का दरवाजा निकाल दिया, उसमें बैठ गए, है ना, वो गर्म पानी है, और वहाँ एक टैप से पानी गर्म होते रहता है। इन्होंने क्या किया, अपने जो बाथरूम है उसी में एक दीवार लगा दिया, अब गर्म पानी तो आ ही रहा है, सारा आराम से हो रहा है। ये इंजीनियर हैं, इन्होंने एक मशीन ही बना दिया, और ताकि सब लोग उसका लाभ उठा पाए, जिसको खरीदना तो खरीद नहीं सकते इनसे। तो ये देखिए इन्होंने, तो पैसा खर्च करके करना ठीक, तब भी ठीक है, फ्री में ठीक होना है वो भी पॉसिबल है, आपकी मर्जी आप कैसे। अब देखिए इन्होंने एंटरटेनमेंट के लिए बाथरूम में टीवी लगा दिया, 2 घंटे करेंगे क्या बैठ के, टीवी देख लेते हैं। इनके घर में जगह नहीं है तो इन्होंने बाहर ही सीमेंटेड एक बना दिया, आप देख रहे हैं। तो ठीक होने के लिए इच्छा की जरूरत है, पैसे की जरूरत नहीं है, नॉलेज की जरूरत है, थोड़ी इच्छा। इन्होंने सिंटेक्स का टैंक होता ना ऊपर, उसी को बीच में से काट दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए, ये वो पेशेंट, असली पेशेंट है ये, जो एक टाइम पे डायलिसिस भी जाते थे, अब डायलिसिस की जगह इस तरह से अपने आप को ठीक कर लिया। जो मैंने साइंस आपको बताया, ये ऐसा नहीं कि कोई मेरा आविष्कार है, मेरा आविष्कार नहीं है, मेरा काम है बस आप तक पहुंचा देना, ये जरूर किया मैंने, लेकिन ऐसा नहीं। तो ये पहले से ही है, आयुर्वेदा में पहले से है, राइट। और कहाँ से आयुर्वेदा में है, अगर आप जानना चाहते हैं एग्जैक्टली, तो ये किताब है, आप पढ़ेंगे तो उसमें मैंने पूरा रेफरेंस दिया हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस तरह से अगर लोग ठीक हो जाएंगे तो डायलिसिस का जो हॉस्पिटल है वो कैसे चलेगा। सिर्फ दिक्कत ये है, राइट, ठीक होना आसान है, बल्कि बीमार रहना बड़ा मुश्किल है। बीमार रहने के लिए बार बार चेकअप पे जाओगे, डायलिसिस पे जाओगे, एक डॉक्टर से पूछोगे, दूसरे डॉक्टर से पूछोगे, दवाई खरीदने जाओगे, लाइन में लगे रहोगे। ठीक होना कितना आसान है, खाना बदल दिया और आराम से बैठने ही तो है, बैठ गए, हो गए ठीक। और ठीक क्या हो जाता है, क्या कोई हुआ है, राइट। इस हॉल के अंदर ही बहुत सारे लोग हैं, राइट, जिन लोगों ने हाथ रेस किया, दोबारा एक बार हाथ रेस करो। इनमें ज्यादातर आप ही हैं जो यहाँ के रेजिडेंट हैं, यहीं के रेजिडेंट हैं, राइट। तो ठीक होते हैं, ये उदाहरण, आप भी ठीक हो जाएंगे, राइट। और अगर आपको साइंटिफिक एविडेंस भी है, ये बुक के अंदर मिल जाएगा, जो कि आप उसको वेरीफाइबल है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आप मैं जो सबूत देने वाला हूँ, ये सबूत आपकी आंखों को पूरी तरह से खोलेगा हमेशा कि जो मैंने बताया, खासतौर पे हॉट वाटर इमर्शन, ये क्या कर सकता है। इसके लिए मैं अगला वीडियो दिखा रहा हूँ, ये वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट दौड़ने वाली महिला, ओलंपिक, 3 गोल्ड मेडल जीते, 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जबकि 12 साल की उम्र तक वो
पोलियो की पेशेंट थी, वो चल ही नहीं पाती थी। 12 साल तक चल नहीं पाना, और 12 साल के बाद कुछ ऐसा हो गया कि दुनिया की फास्टेस्ट बन गई। पहले तो वो वीडियो देखी, फास्टेस्ट बन गई। लाइट ऑफ कर दीजिए। यहाँ पर लाइट ऑफ कर दीजिए। लाइट ऑफ ये तक रहेगा। ये आपने वीडियो देखा, ये अनडिनाइबल है, ये तो इतिहास में दर्ज है, राइट? विल्मा रुडोल्फ, इतिहास में दर्ज है ये नाम। लाइट की ऑन ऑफ की जरूरत नहीं है, बराबर है। तो 12 साल की उम्र तक 12 साल की उम्र तक इनको पोलियो था, एक पैर से पोलियो था, चल ही नहीं पाती थी, मुश्किल से पाती थी ड्रेसेस लगा के। और 12 साल की उम्र तक जब ये था, शी वाज अ ब्लैक। तो वहां पे ये था अफ्रीका में, ये अमेरिका में रहती थी उस वक्त, कि ब्लैक जो लोग होते थे उनका इलाज एलोपैथी में बैन था। तो कहाँ जाएंगे वो? फिर वो नेचुरोपैथी या जैसे हमारा आयुर्वेद है ऐसे ही जाएंगे। तो वहाँ किसी डॉक्टर ने बोल दिया, ब्लैक डॉक्टर ने, कि अगर इनको ठीक करना है तो दो ही चीज, हीट एंड वाटर थेरेपी से ये ठीक हो सकती है। मुझे कैसे पता चला? इनका बायोग्राफी ये है, ये पढ़ेंगे विल्मा रुडोल्फ का, और बायोग्राफी में ये लाइन है जो मैंने बोला अभी, हीट एंड वाटर थेरेपी। तो उसकी मम्मी ने पैरों के ऊपर, जो मैंने पूरे बॉडी का बताया, सिर्फ पैरों को डुबो कर रखती थी गर्म पानी में, और उससे पैरालिसिस वाला 12 साल वाला पैरालिसिस वो ठीक होते होते इतना ठीक हो गया कि वो पैरालिसिस से लेके वो वर्ल्ड चैंपियन बन गई और 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया पूरी दुनिया में। तो अगर आप सोचते हैं कि कोई भी शंका है कि हॉट वाटर इमर्शन क्या कर सकता है, तो हॉट वाटर इमर्शन ये कर सकता है, और ये अनडिनाइबल है, इसे कोई बदल नहीं सकता, राइट? ये ऑलरेडी इतिहास में दर्ज है। लेकिन देखिए, इतनी बड़ी बात है कि पैरालिसिस ठीक होता है। अगर आपके आसपास कोई पैरालिसिस का पेशेंट है, अगर वो पेशेंट अगर किसी तरह से इसमें बिठा दिया जाए तो उनका पैरालिसिस भी ठीक हो सकता है, राइट? तो इतनी बड़ी बात है। तो हीट, वाटर एंड फूड, दीज आर द मेन मेडिसिन, राइट? ये किसके पास नहीं है? सभी के पास है। हीट भी है, पानी भी है, खाना भी है, तो सब कुछ है आपके पास। यू कैन अचीव एवरीथिंग। एक आखिरी चीज, फिर ये क्लोज करते हैं हम। एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं इसी से जुड़ा हुआ, कि जब भी कभी आपको फीवर हो, दोबारा से फ्लू साल में एक बार होना ही है, कुछ भी कर लें आप, तो और आपको उसी वक्त ठीक होना, उसी वक्त ठीक होना था, हम पैरासिटामोल ले लेते हैं 2 घंटे में ठीक हो जाता है, उससे भी जल्दी ठीक होना। तो आप क्या करेंगे? एक बाल्टी लीजिए, पानी डालिए उसमें 42 डिग्री सेल्सियस। पानी 42 के लिए ये जरूर खरीद लीजिएगा, कहीं भी दुकान से मिल जाएगा, ये वाटर थर्मोमीटर है, 100-200 रुपये का आ जाता है, ये खरीद लीजिए और 42 डिग्री सेल्सियस पानी डालिए, और पानी में दोनों पैर इस तरह से रख देंगे जैसे आप देख रहे हैं, आधा घंटा। हर 5 मिनट में एक और बाल्टी से पानी इसमें डालना है,
जिसमें 50 डिग्री सेल्सियस में पानी है, ताकि टेम्परेचर 42 मेंटेन करें। आधे घंटे बाद आप देखेंगे कि आपका बॉडी का टेम्परेचर आधा डिग्री और बढ़ गया, और उसके आधे घंटे बाद आप देखेंगे आपका बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल ही नॉर्मल हो गया, थोड़ा बड़ा फिर नॉर्मल हो गया, और आपकी बॉडी थैंक यू। तो आपके बॉडी में जो पेन था, बॉडी एक था, हेडेक था, वीकनेस थी, जो वायरल की वजह से हो जाता, वो अचानक गायब हो गया। तो जिसको बहुत जल्दी ठीक होना, बिल्कुल जल्दी, तो वो ये कर ले, ये सामने ही है, करके देख सकते हैं, कुछ नुकसान ही नहीं है इसमें। तो ये जो हॉट वाटर है, ये बहुत बड़ा मेडिसिन आपके लिए काम कर सकता है। और अगर आप इसको पूरा समझना चाहते हैं, एग्जैक्टली कैसे करें, क्या क्या और स्टेप्स क्या है, तो उसके लिए भी किताब है, द हीट प्रोटोकॉल नाम से ही है, और वो विष्णु.com/heat protocol को किताब आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो अभी आपने कुछ टेक्निक अभी सीखे, चाहे वो DIP डाइट है, चाहे वो हीट प्रोटोकॉल है, चाहे हॉट वाटर इमर्शन है, चाहे वो ऑटोफेजी फास्टिंग है, ये सारी चीज़ें हैं जो लगभग या ब्लड प्रेशर में क्या करना है, हार्ट अटैक में क्या करना है, ब्रेन स्ट्रोक में क्या करना है, तो लगभग जितनी तरह के सिचुएशंस इंसान को आ सकते हैं, उनमें से काफ़ी सारे जो मेजर आपने सीख लिया, उन सिचुएशंस वो जो किताबें मैंने रेफर किया वो पढ़ेंगे तो उसमें समझ आ जाएगा। और फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में दोबारा मुलाकात होगी और हम गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। कैंसर के लिए मैंने बताया था, लेकिन कैंसर के दो चीज़, ऑटोफेजी ट्यूमर को करने के लिए राइट 12 घंटा, दूसरा बॉडी के पेन को खत्म करने के लिए, इंटरनल ट्यूमर खत्म करने के लिए हॉट वाटर इमर्शन है। अलॉन्ग विद दैट डाइट, DIP डाइट प्लस हॉट वाटर इमर्शन प्लस ऑटोफेजी 12 घंटा, है ना, तीन चीज कर देंगे विद ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। और हमारे हॉस्पिटल्स में जहाँ हमारे हॉस्पिटल्स हैं, अभी नया हॉस्पिटल गुड़गांव में खुला है, एक महीने पहले लखनऊ में खुला था, जयपुर में है, जोधपुर में है, चंडीगढ़ में है, अमृतसर में है, लुधियाना में है, जालंधर में भी जस्ट खुला है। तो हमारे हॉस्पिटल्स में यही होता है, वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, और वहाँ पे एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, हर तरह के डॉक्टर्स हैं, लेकिन वो प्रोटोकॉल यही फॉलो होता है जो मैंने आपको बताया। इंटरेस्टिंगली ये सारे प्रोटोकॉल वो हैं जिसको करने के लिए आपको किसी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, आप घर पे ही कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं जो घर पे करना नहीं चाहते हैं, जो आलसी लोग हैं, जो पैसा खर्चा करके ठीक होना चाहते हैं, उनके लिए हमने हॉस्पिटल खोल दिया तो आप यहीं आके ठीक हो जाओ। लेकिन हमारी इच्छा ये है कि लोग घर पे ही ठीक हो जाए। आप अपने सवाल किसी का तो लिख के दे दीजिए, हाँ, तो पर्चियाँ सबमिट कर दीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल में मैंने देखा टाइम ज़्यादा लगता है, ऐसे बोल के नहीं लिख दीजिए, क्योंकि ऐसे मैंने देखा वो बचपन से अपनी कहानी को बताता है कि बचपन में ऐसे हुआ तो बहुत कम सवाल ले पाएंगे। तो अगर आपने किसी ने सवाल लिखा है तो दे दीजिए, ठीक है, एंड आई आंसर। आप लिखिए सवाल, हमने ऑनलाइन से पहले पढ़ा था। दो लोग आए यहाँ पे, थोड़ा 1 मिनट से ध्यान से आप मेरी बात समझिए, इस बात को करना बहुत जरूरी है। आपका बच्चा कितने साल का है? 7 साल। और आपका? अच्छा, आप लोग हाँ, समझ गए। तो क्या नाम है? एक रिक्वेस्ट मैं आप सबसे करूंगा, यहाँ पे बहुत सारी बीमारियों के बारे में हमने बात किया। अभी एक बीमारी जो इनसे भी ज़्यादा भयंकर है, या ऐसा दिखाते कि भयंकर है, वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया मतलब ऐसे बच्चे, जैसे उनमें से एक आपका बच्चा भी है, कि 4 महीने की उम्र से हर महीने में एक बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, हर हफ्ते एक बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है बच्चे को जिंदा रखने के लिए। जिस तरह से आपको अपनी गाड़ी में, स्कूटर में पेट्रोल भराना पड़ता है, नहीं तो वो चलेगा नहीं, मोबाइल में हर दिन चार्ज करना पड़ता है, नहीं तो वो बंद हो जाएगा, वैसे ही आपके बच्चे को हफ्ते में एक बार खून चढ़ाना पड़ता है, जिसे बोलते हैं थैलेसीमिया। क्यों? क्योंकि इसका मतलब बॉडी उतना खून नहीं बनाता जितना बनाना चाहिए। ये हुई एक बात। अब आपको क्या करना चाहिए ये मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आप, हमारे पास जैसे 100 बच्चे हैं जो आपके ही बच्चे की तरह, उनको महीने में
हफ्ते में खून चढ़ाना पड़ता था, लेकिन उन बच्चों में हमने कुछ बदलाव किया, घर बैठे ही, कोई हमसे मिले नहीं, अपने अपने घर में। और उसके बाद से वो 100 बच्चे, दुनिया के पहले 100 बच्चे हैं जिनको उसके बाद से एक बार भी खून चढ़ाना नहीं पड़ा। तो वो जो उनके साथ हमने जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए, उनमें से काफ़ी सारा तो मैंने यहाँ बताया, लेकिन कुछ और चीज़ें भी हैं जो बच्चे के लिए देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं और हमारी जो मेडिकल टीम है आपसे व्हाट्सएप से हम जुड़ जाएंगे, व्हाट्सएप, और डेली बेसिस पे आपको बताते रहेंगे क्या करना है। और जब वो करेंगे तो धीरे धीरे आप उम्मीद कर सकते हैं 1 महीने के अंदर ज़्यादातर केसेस में हमने देखा कि खून चढ़ाने की जो आवश्यकता है वो खत्म हो जाती है, राइट। तो आप अपना नंबर पेन से लिख के, बच्चे का नाम लिख के मुझे दे दीजिए, और साथ ही में आप सबसे भी निवेदन है कि अगर इस तरह के बच्चे आपके आसपास कहीं होते हैं तो वो भी हम तक पहुंचाइए। और हमारे जो श्यामलाल जी है उनके माध्यम से पहुंचा सकते हैं ये, या फिर हमारे दीपक चंद्र सेन है इनके माध्यम से पहुंचा सकते हैं। और हमने ये एक प्रण लिया है कि ऐसे हर बच्चे को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन मुक्त करेंगे आपकी मदद से। तो बोलना ये है कि जिस तरह से मैंने बताया कि बोला जाता है कि डायलिसिस फ्री होगा नहीं, जिंदगी भर डायलिसिस करना पड़ेगा, जिंदगी भर दवाई लेना पड़ेगा, जिंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ेगा, इनके केस में जिंदगी भर खून चढ़ाना पड़ेगा। जबकि सच्चाई तो ये है, ना तो जिंदगी भर डायलिसिस की जरूरत है, ना इंसुलिन की जरूरत है, ना दवाई की जरूरत है, ना ही ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। लेकिन जरूरत है तो अपने बॉडी के लाइफस्टाइल को चेंज करने की, हर चीज में थोड़ा सा बदलाव करने की, राइट। एक बदलाव जो आपको करना है, कर भी रहे होंगे, जैसे हमने जूते पहने हुए, मैंने भी पहना हुआ जूते, कोई जानवर जूता नहीं पहनता। जब आप नंगे पैर घास में चलेंगे या मिट्टी में चलेंगे तो जिस तरह से मोबाइल में चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक आती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन हमारे बॉडी में लिटरली पैरों के रास्ते आते हैं। और वो जब आता है तो हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी की खून प्योर होने लगता है, हमारे बॉडी में खून बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चों को आप क्या करते हैं कि बोलते हैं रोज मिट्टी में खेलो, 1 घंटा खेलो, 2 घंटा, बारिश आ तो बाहर जाकर खेलो, खाली पैर, नंगे पैर, है ना। तो इस तरह से बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें कराते हैं जो कि कोई भी कहीं भी कर सकता है, लेकिन उनको पता ही नहीं, बता दी तो कर सकते हैं। और जैसे ही करने लगते हैं तो देखते हैं अरे बच्चे के अंदर जो सिम्टम थे, जो डिस्कम्फर्ट थे, वो कम होने लगे, हीमोग्लोबिन तो बढ़ने लगा। जब हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएंगे ही नहीं, है ना। तो बहुत थोड़े बदलाव करने पड़ते हैं। तो वो हमने अभी दीपक जी आए थे और आप में से जो लोग 11 तारीख को आए थे, हमने किताब भी लॉन्च की थी उस दिन। वो किताब की एक कॉपी ही मेरे पास है, वो मैं आपको देता हूँ। तो आप अपना नाम लिख के मुझे दे दो, मैं रख लेता हूँ, मैं अपने टीम से कांटेक्ट कराऊंगा। और आप भी सब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, ऐसे बच्चे मिलते ही आपको हम तक पहुँचाना है, बस वर्चुअली, ठीक है ना। ये जो सेवा है, ये जो है, ये हम बिल्कुल फ्री में करते हैं, राइट, क्योंकि हमारा ये मुहिम है कि ऐसे बच्चों को हम फ्रीडम दें फ्रॉम द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नहीं, प्रश्न हम ऐसे लेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे ऐसा प्रश्न। आप लिखो, जिन लोगों ने लिखा उनका प्रश्न लेंगे, दीजिएगा लिख के। हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए, सर्वाइकल और नस की समस्या में क्या करें आप समझिए। जो सर्वाइकल है वो क्या है, सर्वाइकल भी इट इज अ ब्लॉकेज। जब ठीक से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता कहीं पे तो वहीं पे पेन होने लगता है, तो वो ब्लॉकेज है, राइट। तो जब आप ये करेंगे जो मैंने आपको बताया, खास तौर पे सिर्फ डाइट को चेंज करेंगे तो सर्वाइकल जो है वो अपने आप कम होगा। लेकिन एक दिन में नहीं होगा, 1 महीना तो करना पड़ेगा, तभी वो कम होगा। देखिए, आप में से एक ने लिखा बाईपास और एंजियोप्लास्टी। बाईपास सर्जरी, बाईपास सर्जरी क्या है, एक लाइन में बता दूं। आपका ब्लड वेसल है जो ब्लॉक हो गया है, राइट, ब्लड वेसल है आपका, खून नहीं जा रहा है, यहाँ ब्लॉक हो गया, आधा अधूरा ब्लॉक हो गया, पूरा नहीं, या पूरा भी हो गया 100%। तो डॉक्टर क्या करता है, आपके पैर से एक नस निकाल के यहीं पे जोड़ देता है और ब्लड वहां से जाने लगता है। इसे कहते हैं बाईपास।
एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, एक रिंग लगा देते हैं तो ब्लड दोबारा जाने लगता है एंजियोप्लास्टी। आपके बॉडी के अंदर भी एक तरीका है, इसे बोलते हैं मेडिकल भाषा में नेचुरल बाईपास। आपके बॉडी में हजारों इस तरह के ब्लड वेसल्स हैं जो बंद है इस वक्त, अगर उसको खोल देंगे तो वहां से ब्लड जाने लगेगा। नेचुरल बाईपास इसे कहते हैं अंग्रेजी में कोलैटरल आर्टरीज। अच्छा, कोलैटरल आर्टरी कैसे खोलेंगे? जब आप DIP डाइट पे रहेंगे तो 1 महीना लगता है कोलैटरल आर्टरी खोलने में, राइट। तो अमेरिका में जब कोई हार्ट का पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो बोलता है आपको बाईपास सर्जरी कराना है या नेचुरल बाईपास करना है। नेचुरल बाईपास में क्या होगा, इसी तरह का डाइट देंगे। तो ये डाइट मेडिसिन हुआ ना, तो वहां पे ये डाइट क्योंकि मेडिसिन है तो इसमें भी इंश्योरेंस है, क्योंकि जब वो एप्पल खा रहा है तो दवाई खा रहा है एक्चुअली, तो उसमें भी क्लेम है मेडिसिन, राइट। जिस तरह से सर्जरी का इंश्योरेंस होता है 5 लाख 10 लाख दे देते हैं जो लोग इंश्योर्ड है, वैसे ही ये फल खाने का इंश्योरेंस है। बोलने का मतलब ये है कि आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे तो बताएंगे कि अगर इस तरह से खाएंगे तो आपका बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं कोलैटरल आर्टरी वो खुल जाता है और ब्लड वहां से पास हो जाता है, तो आपका बाईपास सर्जरी हो गया, बॉडी ने खुद ही कर दिया, वो भी मुफ्त में, राइट। तो कभी भी किसी को बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ नेचुरल बाईपास की, कोलैटरल आर्टरी खोलने की। अच्छा, कैसे पता चलेगा? जब आपका वो दर्द चला जाए तो इसका मतलब वो ठीक ही हो गया होगा। एंजियोप्लास्टी कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एंजियोग्राफी कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंजियोग्राफी ही अपने आप में डेंजरस है। एंजियोग्राफी कराते वक्त भी लोगों की मौत हो जाती है सिर्फ एंजियोग्राफी करने के लिए, ये देखने के लिए। तो एंजियोग्राफी मैं तो बोलता ही हूँ कि कभी मत कराइए। और रहा सवाल ठीक कैसे होंगे, बाईपास नेचुरल बाईपास हो जाएगा, वो कैसे होगा? ये डाइट से होगा। इसका सबूत क्या है? वो किताब में पढ़ेंगे तो मेडिकल रेफरेंसेस दिए हुए हैं जो सारे हमने बताया है। तो ये हार्ट का एक सवाल जो आपका है, और भी जो ज़्यादातर जो लोग आपका जो सवाल है जैसा ही होता है, तो इससे जुड़े हुए और भी अगर सवाल हों। हाँ, एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिएटिनिन प्लस यूरिया, बेल, नारियल पानी, फल खाने से यो क्वेश्चन छ क्रिएटिनिन यूरिया को त्यो बढ़ेगा तो नारियल पानी फल फूल खा सकते हैं या नहीं? देखिए, नॉर्मली आप किसी भी डॉक्टर के पास आएंगे तो बोलेंगे कि अच्छा आपको डायबिटीज हो गया तो फल खाना बंद कर दो, आपको किडनी फेलियर हो गया तो नारियल पानी पीना बंद कर दो। वो दरअसल वही चीज बंद कराते हैं जिससे आप ठीक हो जाएंगे अचानक। तो वो जो भी उन्होंने बोला बंद करने के लिए, वो बंद करके आपने देखा सालों साल कि आप ठीक हो गए, फिर तो ठीक हो जाना चाहिए था। अब मेरे कहने पे कुछ दिनों के लिए दोबारा शुरू करके देखिए क्या ठीक हो रहा है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आप याद रखिए कि जो भी मैंने बताया आपको उन सबके एविडेंस भी आपको दिए हैं। और तीसरी बात, यहीं पे बहुत सारे ऐसे आप में से ही लोग हैं जिन्होंने करके देखा है और वो ठीक होता है। तो नारियल पानी या फल किसी भी बीमारी में सिर्फ और सिर्फ फायदा करता है। कई बार होता है कि जुकाम हो गया, नारियल पानी या मौसमी का जूस, संतरे का जूस तो जुकाम को बढ़ा देगा, नहीं। ये जुकाम में हम लोगों को बोलते हैं संतरा खाओ, ये जुकाम को ठीक करेगा, जुकाम को बढ़ाएगा नहीं। दूध बना कर देते हैं, वो बढ़ा देगा, लंबे समय तक चलता रहेगा, राइट। तो कैसे पता चलेगा? मैं तो बोल रहा हूँ, एक बार करके तो देखिए। बाईपास सर्जरी, एंजियोग्राफी, सर्दी लगता है तो कोविड की 1 साल के बाद एलर्जी के लिए क्या है? देखिए, पहली बात तो मेडिकली कोविड में और फ्लू में, इन्फ्लुएंजा में कोई फर्क नहीं है किसी भी तरह का। और जहां तक रहा सवाल इतने लोग क्यों मर गए, वो तो मर गए जो जिनको रेमडेसिविर दिया, एंटीवायरल दिया, ऑक्सीजन लगा दिया, वो मरेंगे ही मरेंगे। तो
लेकिन अगर आप कोविड के चक्कर में इलाज कराने हॉस्पिटल पहुंच गए और ये सारी दवाइयाँ आपको मिली हैं, तो उसका साइड इफेक्ट है कि किसी को डायबिटीज हो गया, किसी को अर्थराइटिस हो गया, किसी को एलर्जी हो गई, जैसा आपने लिखा है। अब इनसे बाहर कैसे निकलना है? हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप आज से अपना DMP डाइट शुरू कर दें और 1 महीना में देखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो साइड इफेक्ट हुआ है दवाई की वजह से वो ठीक हो जाना चाहिए धीरे धीरे। देखिए, इज देयर एनी बेनिफिट ऑफ हॉट वाटर थेरेपी फॉर Crohn's डिजीज ऑफ इंटेस्टाइन? ऑफ कोर्स यस। देखिए, उसमें क्या है कि पूरा गले तक पानी नहीं भी डालेंगे, यहाँ तक पानी पेट तक, तब भी काम कर जाएगा। गले तक पानी है किडनी पेशेंट्स के लिए, और बाकी लोग यहाँ तक भी पानी वाला करेंगे तो भी काम चल जाएगा। गले तक पानी ज़्यादा अच्छा रहता है हमें हर बार, लेकिन उसके लिए आपने देखा ये जो इसकी हाइट है वो काफ़ी ऊपर तक करना पड़ता है। नॉर्मली आप में से बहुत लोग घर में बाथटब तो होता है, लेकिन इतना ऊंचा नहीं होता, वो इसके आधे तक होता है। लेकिन इसके आधे तक अगर इतना भी आप पानी डुबो जाएगा तब भी उससे फायदा होता है, लेकिन तब थोड़ा लंबा टाइम लगता है ठीक धीरे धीरे ठीक होने में। Can a third or fourth stage lung cancer patient follow DRB diet plan and take medicine at home? देखिए, जो लंग कैंसर पेशेंट हैं, ऑफ कोर्स वो हम डाइट बोलते ही हैं उनको, और डाइट के साथ साथ हॉट वाटर इमर्शन कराते ही हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, और साथ में पंचकर्मा वो हमारे स्कोप के बाहर है आज के, वो भी ऐड करते हैं। इससे लोगों को फायदा होता है, हमारे पेशेंट ठीक होते हैं। इनमें से पंचकर्मा छोड़ दीजिए, हॉट वाटर इमर्शन डाइट तो आप घर में कर ही सकते हैं और करना भी चाहिए। Transplant of 7 a.m. to 11. We can make it 8 a.m. to 8 p.m. for fasting. हाँ, देखिए, बेसिक प्रिंसिपल है कि 12 घंटे आपने खाया और 12 घंटे नहीं खाया। अपने हिसाब से थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी इधर उधर किया जा सकता है, राइट? जैसे आपने बोला 8 AM to 8 PM भी चल जाएगा। और वैसे तो अगर आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली करना चाहते हैं तो वो तो ये है कि सनसेट, जब सूरज ढल गया खाना बंद, नॉर्मली तो यही होता है। लेकिन चलो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी करना ठीक है, जरूरी है, नहीं तो इतना स्ट्रिक्ट अगर मैं बोलूँगा तो आप थोड़ा भी नहीं करेंगे। तो इसलिए आप इतनी फ्लेक्सिबिलिटी से करेंगे तब भी रिजल्ट आएगा। गल ब्लैडर में ट्यूमर है, ऑपरेशन कराना चाहिए या नहीं? हाँ, ऑपरेशन भी एक तरह की बीमारी है। एक बात आप समझिए, ये समझना जरूरी है आपको कि कहीं पे ट्यूमर है या सेल स्टोन है, उसको जैसे ही आप काट के हटाएंगे तो वो क्यों है वो ट्यूमर, कारण तो नहीं हटा ना। मान लो यहाँ पे एक बर्फी गिर जाती है, मिठाई, तो कुछ देर बाद क्या होगा, यहाँ पे चींटियां आ जाएंगी, राइट? अब चींटियों को हटाते रहे, मारते रहे, कभी होगा जब चींटियां खत्म हो जाएंगी, क्या करना पड़ेगा? कॉज क्या है, कारण क्या है? मिठाई। कारण को हटा देंगे तो थोड़ी देर बाद चींटियां अपने आप चली जाएंगी ना। तो हमें कॉज ढूंढना है। वो जो ट्यूमर है, वो स्टोन है, वो चींटियां हैं, लेकिन वो हुई कैसे, हुआ क्यों, वो कॉज तो नहीं हटा ना। तो चींटियां कितना ही मारोगे, चींटियां आती रहेंगी। आप जब भी ट्यूमर में सर्जरी करते हैं, आपको पता है तब दोबारा ही वो ट्यूमर उससे भी ज्यादा जल्दी बन जाता है, स्टोन भी बन जाता है। फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं, दोबारा करा लो सर्जरी। दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। अरे सॉल्यूशन क्या है? जैसे ही आपने लाइफस्टाइल एंड डाइट चेंज किया, प्लस ऑटोफेजी जो मैंने आपको बताया, राइट, तो अपने आप ही वो ट्यूमर डिसॉल्व होने लगता है ऑटोफेजी की वजह से और डाइट की वजह से। नंबर 1। नंबर 2, जब ट्यूमर की वजह से अगर पेन हो किसी को, इतना पेन सह नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट को हम बोलते हैं साथ में हॉट वाटर इमर्शन में जैसे जाएंगे तो पेन पहले दिन से ही कम होने लगेगा। क्योंकि जब पेन ज्यादा होता है तो बोलता है मुझे किसी भी तरह से अभी आराम चाहिए, तो तब सर्जरी बोलते हैं अभी तो करा लो सर्जरी, ऐसे होता है ना। तो उस वक्त आराम चाहिए ना आपको पेन से, तो आराम के लिए इस पर बैठ जाएंगे और 1 घंटे बाद अगर आराम मिल रहा है तो दिन में 2 बार 1 घंटा बैठ जाओ, तो आराम भी मिल गया और धीरे धीरे बॉडी को टाइम मिल गया टू डिसॉल्व इट। डिसॉल्व करने के लिए वो डाइट है, आराम पाने के लिए ये है, और ऑटोफेजी है, दोनों चीज। ऑटोफेजी भी डिसॉल्व करता है, डाइट भी डिसॉल्व करता है, प्लस आराम पाने के लिए, पेन को रिड्यूस करने के लिए दिस। तो ट्यूमर हो या स्टोन हो, दोनों में ये काम करता है। हेलो, पहला नहीं, ये आपका ही खुद का है क्या?
हर एक का एक क्वेश्चन मैं पूछना है। पढ़ रहा हूँ। हाँ। एक साल पहले अरे यार आप कहानी सुना रहे हो, कहानी नहीं सुन रहा आप अभी है। गैस्ट्रिक इरिटेशन। हाँ राइट। देखिए जब आप समझिए डीआईपी डाइट में लेंगे तो कुछ लोग जैसे भी बता ही रहे हैं कि डीआईपी शुरू करते हैं गैस्ट्रिक इरिटेशन हो रहा है तो क्या करेंगे, ऐसा होता है 10% लोगों को। गैस्ट्रिक इरिटेशन का मतलब ये है कि आप जो रॉ वेजिटेबल्स ले रहे हैं वो बॉडी में उस वक्त कंपैटिबल नहीं हो रहा, तो जो सलाद है उसको रॉ की जगह स्टीम कर लो, बॉयल नहीं कर रहा मैं, स्टीम कर लो। स्टीम करेंगे 5 मिनट 10 मिनट, अब वो लेंगे टमाटर खीरा मूली गाजर, तो जो गैस्ट्रिक इरिटेशन वो खत्म होने लगेगा। स्टीम करके आप पहले महीने खाएंगे, उसके अगले महीने थोड़ा स्टीम थोड़ा रॉ ऐसे करते करते यू विल ट्रांजिट फ्रॉम स्टीम slowly to raw if it is having gastric irritation as was said। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिलेप्सी का मतलब है फिट्स कब पड़ना अचानक, है ना, देखा ही होगा आपने सब। एक बात याद रखिए, फिट्स तब पड़ता है जब फिट्स का ट्रिगर होता है। जिस तरह से आपके मोबाइल में सिग्नल जब नहीं आता तो वहां से कोई बोलता रहा लेकिन आपको सुनाई नहीं पड़ता, होता है ना, तो वैसे ही ब्रेन में जो कॉन्टिन्यूस सिग्नल ब्रेक हो जाता है तो ब्रेन कंप्लेन नहीं कर पाता, ब्रेन स्विच ऑफ हो जाता है, तब वो इंसान गिर जाएगा, उसे फिट्स बोलेंगे, सीजर बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। अब वो ट्रिगर कब कब होता है वो हमें समझना होगा, उसको हटा देना पड़ेगा। हमारे डाइट में कुछ ऐसे फूड हैं जो ट्रिगर स्विच ऑन करते हैं फिट्स को। हमारे डाइट में कुछ ऐसे फूड हैं जो स्विच ऑन करते हैं फिट्स को। वो सारे फूड ऐसे पेशेंट को हमेशा के लिए बंद करना है। वो सारे फूड बाकी लोगों को नहीं ट्रिगर करते हैं, उनको कर रहे तो उनको बंद करना। वो फूड क्या है? नंबर 1 एनिमल प्रोटीन। जो भी चीज जानवरों से आती है वो आपको ट्रिगर कर सकती है। एग्जाम्पल से जैसे दूध आता है, दूध दही लस्सी मक्खन घी अंडा मीट तो नहीं करता। दूसरा जो ट्रिगर करता है गेहूं व्हीट, तो व्हीट भी मतलब। तीसरा रिफाइंड फूड पैक्ड फूड बिस्किट ब्रेड कोई मतलब। ये तीनों चीजें हटा दिया प्लस डीआईपी डाइट में आ गया तो ट्रिगर है ही नहीं, तो फिट्स पड़ेगा ही नहीं। ऐसे लोग दवाइयों पे रहते हैं, तो क्या दवाइयों से फिट्स रुक जाता है? उसके बावजूद भी आता है, तो वो फुल प्रूफ तो नहीं हुआ ना। तो द थिंग व्हिच कैन ट्रिगर, ऐसी चीजें जो ट्रिगर करती हैं नोन टू ह्यूमंस टू ट्रिगर फिट्स, उन चीजों को हमेशा के लिए उस वाले पेशेंट की जिंदगी से हटा देंगे तो ही वो सीजर का होना वो बंद हो सकता है। कभी और लेंगे 1 साल बाद तो दोबारा शुरू हो जाएगा। याद रखिए, हम में से हर एक इंक्लूडिंग मी, हम लोग सब किसी न किसी फूड आइटम से एलर्जिक होते हैं। तो जिससे भी एलर्जिक होते हैं तो कोई ना कोई ट्रिगर कुछ ना कुछ रिएक्शन करता है। मेरे केस में फॉर एग्जांपल बैगन अगर मैं खा लूँ अभी फॉर एग्जांपल, ये पूरा मेरा एलर्जिक फूल जाता है, आँखें ये सब। तो अब ये ठीक कैसे करें? ये ठीक यही है कि मैं बैगन खाता ही नहीं फिर, आई डोंट टेक इट, राइट। तो ठीक नहीं हो सकता। भगवान ने इसीलिए इतने सारे फल सब्जियां बनाया है, एक आध चीज आपकी बॉडी को छोड़नी है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक उसी तरह से सीजर जिनको पड़ता है, जिन चीजों को मैंने बोला उनको छोड़ना ही सोल्यूशन है। बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी करने से क्यों ठीक होता है आपको? बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी करने से और बीमार होता है क्यों? हाँ, देखिए अच्छा दिस द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अगला हमारा लेक्चर कहीं और भी है, तो कहाँ पे आयुर्वेदिक संस्थान में जाना जरूरी है। देखिए बाईपास सर्जरी है, किसी भी तरह की सर्जरी है, आप जब भी किसी को सर्जरी के लिए काटेंगे तो वो जो नेचुरल बॉडी है दोबारा नहीं आएगी, हमेशा हमेशा के लिए वो पहले से कमजोर हो जाएगा। फॉर एनी सर्जरी यू विल नेवर बी द सेम पर्सन। तो जब आप काटते हैं वो जो इंजरी है दैट गिव्स अ परमानेंट डैमेज। एंजियोग्राफी बोले, एंजियोप्लास्टी बोले, एक तार पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स होता हुआ जाता है, पूरे बॉडी को चीरता हुआ जाता है, छीलता हुआ जाता है। बॉडी हैज टू हील फ्रॉम इट, इट टेक्स मेनी इयर्स, राइट। बाईपास सर्जरी में हार्ट को रोक देते हैं, वो हार्ट जो पूरी जिंदगी में कभी रुका नहीं है, आर्टिफिशियल मशीन से चलाते हैं, राइट। तो उसके बावजूद भी लोग जिंदा बच पाते हैं, यही बड़ी बात है।
राइट, वो पहले जैसा कभी नहीं होता। सिर्फ इतना ही है ना कि आपके जो ब्लॉकेज है या जो एक्सपेक्ट जो ऐसे लग रहा है कि कोई ब्लॉकेज को हटाने जो है ना, तो हटाने के नेचुरल बाईपास गॉड का बनाया हुआ ऑलरेडी है। नेचुरल बाईपास इसे बोलते हैं, उस आर्टरी को बोलते हैं कोलैटरल आर्टरी। ये मेडिकल टर्म्स हैं, ये मेडिकल टेक्स्ट बुक में है, ये एमडी उसमें पढ़ाया ही जाता है, तो कोई अनोखी बात नहीं है। अनोखी बात ये है कि ये मेथड डॉक्टर्स अपने पेशेंट को नहीं बताते। डॉक्टर बताते हैं या तो एंजियोप्लास्टी कर दूं या बाईपास सर्जरी कर दूं। तीसरा नेचुरल बाईपास नोबडी टेल्स अबाउट इट। आप मेरी किताब पढ़िए हार्ट माफिया, वही विशुरू.com/e-books में वो किताब भी मिल जाएगी आपको हिंदी इंग्लिश में, राइट, फ्री डाउनलोड है। तो आपको पता चल जाएगा कि एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी किस तरह से आपको डैमेज करता है। वो एक लंबी आपको एक थ्योरी पता चलेगी। तो खैर, जो मैंने बुक्स बोले उन सारे बुक्स में ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं, सबके जवाब बहुत ही लॉजिकली है। और अगर जवाब आपको सुनना ही है, देखना ही है इस तरह से, तो कोरोनाकाल.tv हमारा पोर्टल है, यहाँ इसी तरह के लेक्चर की वीडियोस हैं। और आने वाले टाइम में, अगले कुछ दिन में, ये वाला वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगा, उसमें उसका लिंक भी हम आप तक पहुँचा देंगे, आप राइट सबके माध्यम से, ऑर्गेनाइजर के माध्यम से। तो आप देख रहे होंगे जितने सवाल आपके शुरू में थे, अभी उससे कई गुना ज़्यादा सवाल आपके दिमाग में, ऐसा ही होना चाहिए, राइट। तो जब हम एक एक्सप्लोर करते हैं तो ही सवाल आते हैं, सवाल आएंगे तो ही जवाब आएंगे, राइट। सवाल ही नहीं होंगे तो जवाब कहाँ से आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक डायरेक्शन जरूर आपको मिला होगा, आप कुछ ना कुछ आगे बढ़ेंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप दोबारा मौका देंगे यहाँ आने का, और आप भी आइए कभी, हमसे मिलिए इंडिया में। और धन्यवाद।